Hi sir, welcome to Kathan. So starting with the most prestigious institute of that time, आज भी लोग बहुत इज्जत से National Schools of Drama. You are alumni of it. आपके बैचमेट्स मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा एंड लेजेंड्स आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, सत्यजीत शर्मा, ज्ञान प्रकाश, कृष्णा के. How do you take it? Is it a blessing or? सी मैं कैसे करूँगा, क्योंकि कोई अगर यशपाल को सवाल पूछे तो यशपाल के उस लिस्ट में मेरा नाम आएगा. तो क्या वो हो गया, हम बैचमेट्स थे, हम लोग बहुत पैशनेट थे काम करने के लिए. और उस समय ज़्यादा कोई वो नहीं था, मतलब ज़्यादा चैनल्स हो या अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं था, तो थिएटर ही था. तो सब लोग थिएटर दिमाग में लेके आए थे. और उस समय शाहरुख खान, इन लोगों का भी उदय नहीं हुआ था. तो एक इमेज होती है ना कि शाहरुख खान बनना है, फलाना बनना है, वगैरह वगैरह. तो वो भी नहीं था. 91 में तो शाहरुख खान दिल्ली, मतलब वो शिफ्ट हो गया था शायद. उसके बाद उसकी फिल्में आई. तो हमारे अंदर जुनून सिर्फ थिएटर करने का था, 100% थिएटर करने का था. और वही जुनून मुझे लगता है कि हमारे बैच में एक इकट्ठा रहने के लिए था. और वो बैच आज इतनी फेमस हो गई है. ये अनऑफिशियल कमिटमेंट होता है NSD का कि हम करेंगे तो थिएटर ही करेंगे? नहीं, सी ये अनऑफिशियल ऑफिशियल भी होता है, क्योंकि इससे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. तो जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कोई जाता है, तो सबका कहना या मानना या सोचना ये होता है कि आगे जाके थिएटर ही करना है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग थिएटर का होता है. और थिएटर को अच्छे दिन आने के लिए, थिएटर में अच्छे लोग लाने के लिए पढ़ाई वाली बात होती है. जैसे मैं अगर अच्छा डॉक्टर बनूँ तो मैं डॉक्टर ही की करूँगा ना. तो वैसे नेशनल ऑफ ड्रामा पर क्या होता है ना, हमारे समय जैसे मैंने कहा था कि हम लोग सब थिएटर से जुड़े हुए लोग थे, काफ़ी थिएटर करके आए थे. मैं तो मराठी थिएटर से जुड़ा हुआ था, तो मैं तो 15 साल से थिएटर NSD से पहले करता था पुणे में. सो उसका एक होता है कि बाबा आप थिएटर ही करो, जो कि लोग करते हैं. बट पैसा, वही तो प्रॉब्लम है. वो अगर सॉल्व होता है, फिर अनुदान लेना, फिर किसी से ग्रांट लेना, पर वो बहुत लंबा तरीका होता है. पर कुछ बहारुल इस्लाम जैसा बंदा है जो मेरा सीनियर है, आशीष विद्यार्थी की बैच वाला, भागीरथी बाई उसकी वाइफ जो है, तो वो थिएटर कर रहे हैं. काफ़ी लोग थिएटर कर रहे हैं. मतलब आलोक चटर्जी भी थिएटर करते थे भोपाल में, आलोक भाई करते थे. निर्मल पांडे, अभी उनकी कुछ अभी हुआ था, तो निर्मल दा भी थिएटर करते थे. काफ़ी लोग थिएटर करते. शिवदास घोड़के करके हैं. वामन केंद्रे ले लो आप, मराठी थिएटर के वामन केंद्रे. उन्होंने फिल्म की तरफ देखा भी नहीं, सीरियल की तरफ देखा भी नहीं, वो थिएटर ही करते आ रहे हैं. 82 के पास आउट है वो, अब तो मतलब 40 साल हो गए. तो वामन सर करते ही आ रहे. एक्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है थिएटर पे सरवाइव करना, क्योंकि यहाँ का जो एक रवैया है या जिस तरीके का काम यहाँ पे होता है, मराठी थिएटर की बात कर रहा हूँ ना, हिंदी की नहीं, तो वहाँ पे ना एक ऑडियंस का बिग फैन ऑफ मराठी इंडस्ट्री. अब शायद थोड़ा डाइल्यूट हो गया, बट जो फिल्म्स हमने श्वास, जो हमें फिल्म मेकिंग में दिखाई जाती, जी, वो कि ये इंडस्ट्री अभी नाना सर की मैंने वो नट सम्राट एक, आई वाज ज़ैप्ड. मतलब ये कैसे, मतलब पॉसिबल ही नहीं, इतने इमोशन. क्योंकि स्क्रिप्ट सबसे बढ़िया जो बात होती है ना, वो स्क्रिप्ट की बात होती है. तो मैं वही कह रहा था कि मराठी हम लोग करते थे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों का एक अलग तरीका है काम देखने का, एक्सेप्ट करने का. तो जैसे प्रशांत दामले सर है. अब प्रशांत दामले ने फिल्में भी की हैं काफ़ी सारी. प्रशांत दामले जो स्टॉलवर्ड है मराठी के. अशोक सराफ, ये सब लोग स्टॉलवर्ड्स है. अशोक मामा ने थिएटर भी किया, आज भी थिएटर कर रहे हैं, पर वो फिल्में बहुत ज़्यादा की. प्रशांत दामले एक ऐसा बंदा है जो पूरा का पूरा थिएटर में इन्होंने किया है. और ऐसा है कि जहाँ पे प्रशांत दामले का नाम आता है तो थिएटर हाउसफुल हो जाता है. सारे शो हाउसफुल होते हैं. जैसे काशीनाथ घाणेकर थे जो थिएटर के लिए थे. आजकल की परिस्थिति अलग हो गई है, क्योंकि थिएटर में उतना पैसा नहीं मिलता. आप फिल्म में काम करो, OTT पे काम करो, फिर सीरियल में काम करो, आपको 5 डिजिट पैसे मिलते हैं. थिएटर में आजकल मैंने सुना है कि मैंने तो 3 डिजिट क्या बोल रहा हूँ मैं, 300 रुपये में काम किया है आज से 20 साल पहले. आज लोगों को काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, पर आपका भी कमिटमेंट हर रोज़ की होती है. आपने शूट किया, आपका जितना पैसा 4 दिन का आता है, इसके लिए आपको 30 दिन काम करना पड़ता है. और फिर इसीलिए थोड़ा कमिटमेंट का प्रॉब्लम होता है. अदरवाइज थिएटर बहुत ही अच्छा है. और NSD के बाद सबकी इच्छा यही होती है कि जो टीचर्स हैं, जो सबको उनको होता है कि थिएटर ही करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम उनको ट्रेन कर रहे हैं. पर वो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं होता. इवन आई ट्राइड NSD के बाद मेरी फिल्में शुरू हो गई थी.
पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं NSD से हूँ तो मुझे थिएटर करना चाहिए। और मुझे एज अ बीइंग अ मराठी, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, पर बीइंग मराठी थिएटर से, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा लगता है थिएटर, परंपरा भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 200 साल की। तो मैंने शुरू किया, मेरा मीडिया का काम सब बंद हो गया और थिएटर के मेरे शोज़ भी ज़्यादा नहीं चले, पैसे भी नहीं मिलते थे ज़्यादा, तो वो एक सेटबैक लग गया। सो इसलिए थिएटर नहीं होता। सो पर NSD का ऐसा है कि आप थिएटर करो, होता है और करते भी है लोग। सर एज अ पर्सन NSD ने आपको कितना निखारा? NSD ने मुझे निखारा, मतलब NSD ने मुझे अदर देन योर क्राफ्ट? क्राफ्ट, देखो क्राफ्ट इज़ वेरी इंडिविजुअल एंड रिलेटिव टर्म। आप इंटरव्यू लेते हो, काफ़ी इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपका अपना स्टाइल, अपना क्राफ्ट है। इंटरव्यू के लेने का मतलब आप सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा। तो सवाल पूछना एक बेसिक थिंग होगी। आप किस तरीके से सवाल पूछते हो, किस तरीके से लोगों के अंदर से चीज़ें निकालते हो, वो आपका क्राफ्ट हो गया, वो इंडिविजुअल होता है। तो क्राफ्ट की बात ये काम करते 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 निकल के आता है। पर NSD ने मुझे जो सिखाया, मतलब मैं NSD जाने से पहले आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, मैं अपने अपने में रहता था। NSD जाने के बाद वो खुलना शुरू हो गया। और जब हमारे क्लास में अनुराधा कपूर एक मैडम है, हमको अभी तो रिटायर्ड हैं वो, तो उन्होंने सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू किया। और जब सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू किया तो आपको आपसे जुड़ने का मौका मिलता है। हमेशा हम अपने आप से जुड़े नहीं रहते, हमें लगता है कि वी आर कनेक्टेड टू आवर ओन सेल्फ, बट वी आर नॉट, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स वी फील लोनली। ये मुझे अभी जो आपने बोला ना सर, ये मुझे फील होता है कई बार ऐसा, जब मैं काम करता रहता हूँ, एक पॉइंट ऐसा आता है जब मैं कोई म्यूज़िक भी सुनता हूँ, कोई पुराना जो मेरा फेवरेट म्यूज़िक एक टाइम पे हुआ करता था, सडनली वो सॉन्ग कि यार मैं अपने आप से कितना डिस्कनेक्ट फील कर रहा हूँ। होता है क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल इतनी भागदौड़ चल रही है, इतनी कंपटीशन है, आपको टाइम ही नहीं मिलता है, आप टाइम देते नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे एक कॉलेज है, सर बोल दूँ ये इंटरव्यू है ना, इट इज़ नॉट इंटरव्यू, ये मेरे लिए लर्निंग सेशन है। मैं शुरुआत में ही इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे लिए भी लर्निंग सेशन है। अब यहाँ पे एक कॉलेज है, सराफ कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन का कोर्स है। तो वहाँ पे मुझे बुलाया था एज अ एक्टिंग के लिए। मैं कहीं कहीं जाता रहता था। तो मैंने सेल्फ पे काम करना शुरू कर दिया। यू वोंट बिलीव, आई थिंक देवर 30-35 स्टूडेंट्स। दूसरे दिन सिर्फ 15 आए, तीसरे दिन 10 आए, बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस देयर ओन सेल्फ। हम अपने सेल्फ से इतना भागते हैं, इतना कैमोफ्लेज करते हैं कि हम अपने को देख ही नहीं सकते। What do you mean by that? Cannot face your own self? See, क्या होता है ना, आप हो, आपकी एक पर्सनालिटी है, हाँ, आप जानते हो उसको। पर मुझे अगर आपके सबके सामने मेरे को प्रेजेंट करना है तो आई हैव टू वेयर अ मास्क, आई हैव टू कैमोफ्लेज माई ओन नेचर। जैसे स्थायी भाव कहते हैं, नाट्य शास्त्र में स्थायी भाव कहते हैं। वे बेचारी संचारी आते जाते रहते हैं, पर स्थायी भाव जो होता है वो मूल भाव आपका रहता है। अब मैं जैसा हूँ वैसा अगर मैं रहूँगा तो हो सकता है मैं पीछे पड़ जाऊँ, हो सकता है लोग मेरा मजाक उड़ाए, बिकॉज वी ऑलवेज लिव इन अ कंपैरेटिव स्टडी। भला उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे है, मैं कंपेयर करता रहता हूँ कि अरे ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो मैं कहाँ फिट होता हूँ इसमें, मैं फिट करने के चक्कर में मैं जो हूँ वो मेरे से दूर होता जाता है। बट कंपटीशन भी तो ज़रूरी है ना? ज़रूरी है ना, पर बी योर सेल्फ एंड देन कॉम्पीट ना, देन यू विल बी कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन। आपको जैसे गणपति के सीजन में हम कहते हैं छापा से गणपति, एक साँचे में डाल दिया, एक ही साइज से गणपति हो जाएंगे ना सारे। अपना एक अलग से अस्तित्व कब आएगा? तो सेल्फ के लिए अलग से अस्तित्व होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं कोई किरदार निभा रहा हूँ एज एन एक्टर, तो इफ़ आई नो माई ओन सेल्फ, इफ़ आई नो माई मैनरिज्म्स, इफ़ आई नो हाउ आई रिएक्ट एज अ अभय, सो आई कैन प्रॉब्ली डिफ्रेंशिएट दैट फ्रॉम माई कैरेक्टर। जो जुड़ती है कैरेक्टर के साथ वो जुड़ जाएगी। पर अगर ये कैरेक्टर इस तरीके से नहीं कर रहा, लाइक मे बी ए कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आई माइट बी डूइंग इट, मुझे शाहरुख खान स्टार बहुत अच्छे हैं। आई वर्क विथ हिम, एक ऐड किया था मैंने, तो उसमें उनका बिहेवियर बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल, वेरी नाइस टू वर्क विथ अ गाय। बट आई वोंट से एज एन एक्टर, बिकॉज ऑलवेज वी सी शाहरुख खान, यू नो, उनकी सारी मैनरिज्म्स, कोई भी कैरेक्टर हो, हालांकि उनके नसीब में, हमारे भारत में प्रॉब्लम है कि एक हो गया तो एक ही टाइप के कैरेक्टर्स देते रहते हैं। तो ही ऑल्सो कांट, ही ट्राइड इन चक दे, ही ट्राइड इन स्वदेश,
पर आप देखो तो आप अगर अभी विजुअलाइज कर रहे होंगे बैक ऑफ द माइंड, तो वो एक ही स्टाइल का उनका एक्सप्रेशन होता है, एक ही स्टाइल का एग्जीक्यूशन होता है, कैसे होता है। सो वो नहीं होना चाहिए, दैट बिकम्स अ स्टाइल ऑफ एक्टर। जैसे देवान आपके यहाँ पे बहुत स्टाइलिज्ड काम होता है, यू नो, वो वाली चीज़ होती है। तो मैं अगर अपने सेल्फ को मानूं, जानूं, तो मैं चीज़ों को अलग कर सकता हूँ। तो इसीलिए सेल्फ ज़रूरी है, और सेल्फ के अलावा आपके पास है क्या, बताइए? कुछ नहीं है। आप जो जैसे कहते हैं ना कि क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, हम सेल्फ लेके आए थे, सेल्फ लेके ही जाएंगे। ना कपड़ा लेके जाएंगे, ना पैसे लेके जाएंगे। वो चीज़ जो है, जो आप पैदाइशी जिस तरीके से बने हुए हो, जो स्वभाव आपका बना हुआ है, आप उसी स्वभाव के साथ, कहते हैं ना कि बंदा, अरे ये तो मतलब ये बचपन से ही ऐसा है, तो स्थायी भाव है उसका। कॉम्पिटिटिव जिंदगी में, जीने में आप अपने आप को ढकते जाते हो, इसीलिए आप हमें हमेशा बाहर का कुछ हमको सोर्स चाहिए। मतलब किसी का कंधा चाहिए, किसी का हाथ चाहिए, किसी की आपको हग चाहिए, ताकि आपको कंफर्ट मिले। वाई यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ? कभी अपने आप को हग करो, कभी अपने आप से बात करो, कभी अपने आप को जानने की कोशिश करो। सी बियॉन्ड द थिंग इन मिरर। मैं उस चीज़ पे कभी विश्वास नहीं करता, या कभी किया भी नहीं और विश्वास भी नहीं करता कि मिरर में देख के अभिनय करना चाहिए या मिरर में देख के डांस करना चाहिए। मैं कभी किया भी नहीं ज़िंदगी में, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ मेरे से। और जब ये बातें मैंने सुनी तो मैंने ट्राई आउट भी नहीं किया। तो मैं कभी कहते हैं ना कि मिरर में देख के आप एक्टिंग करो, मिरर में देख के डांस करो। एक आपका, जैसे ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक आपका सीसीटीवी कैमरा आपके बाहर लगा दो, वो आपके ऊपर वॉच करेगा, वो आपको देखेगा, और वो जो आपसे बात करनी है ना, वो चीज़ है। हालांकि बोलने में डिफ़िकल्ट लगती है, पर मैं अभी पिछले तकरीबन 30 साल से, 92 में हमारी क्लास शुरू हुई, 91 में, 34 साल से आई एम वर्किंग ऑन माई ओन सेल्फ। सो आई कुड सी माई सेल्फ, आई कुड सी माई सेल्फ। तो अगर मैं स्टेज पे खड़ा भी हूँ, तो मैं कैसे दिख रहा हूँ उस हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। तो उस समय मुझे मिरर में देखने की ज़रूरत नहीं है। सो सेल्फ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। सर, हाउ डू यू फील, जो आपकी बैच, जो आपके फ्रेंड्स, तब आप मिलते थे और अभी आई गेस कभी ना कभी गेट टुगेदर बीच बीच में होता होगा, क्या डिफरेंस आया? कुछ नहीं, क्या डिफरेंस आएगा? अभी सब स्टार्स बन गए हैं। हाँ, तो स्टार्स बन गए तो बाहर बन गए ना स्टार्स। कमरे के अंदर तो हमाम में सब लोग नंगे ही होते हैं, वैसे ही हाँ मिलते हैं। जो टाइम जिसके पास होता है वो आता है, नहीं होता आता। मेरे घर में मिलते हैं हम लोग, यशपाल के घर में मिलते हैं, ज्ञान प्रकाश के घर में, कृष्णा के घर में, जो लोग अवेलेबल होते हैं मिलते हैं। अब राणा वगैरह कभी अवेलेबल होता है तो मिलता है, जो शूटिंग में बिजी रहते हैं नहीं मिलते हैं। हमारी ग्रुप पे बात होती रहती है। कोई किसी का नया काम है, विजय कुमार करके हमारा क्लासमेट है, उसके मैं बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मोनो एक्टिंग करता है वो, 1 पर्सन शो करता है, तो उसके 1000 शो हो गए। सो वी ऑल लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल। तो जैसे मिलते वैसे मिलते, कोई अपना वो लेके नहीं आता कि मैं राणा हूँ, मैं अभय हूँ, मैं मुकेश हूँ, नहीं। क्योंकि हमने अरे चड्डी में देखा एक दूसरे को, अब क्या बताए, साथ में हॉस्टल में रहते थे। तो वही होना चाहिए। आपका जो भी अहंकार है, जैसे एक बार मुझे कहते हैं राणा ने कहा था कि 3000 स्क्वायर फुट के घर में तकरीबन 100 स्क्वायर फुट छोड़ दे तो बाकी अहंकार रहता है। बाकी अहंकार, हम रहते हैं 100 फुट में ही है। हाँ, तो वो मैं तो 3x6 ही बात कर रहा हूँ, 3 फुट बाय 6 फुट जहाँ पे हम सोते हैं। सी आपने जब हमारी बात चली तब आपने पूछा था अहंकार की बात की थी आपने कि क्या एटीट्यूड ने क्या कुछ बोला? नहीं, मैंने बोला एनएसडी से आपको क्या मिला है? एनएसडी से बाहर एनएसडी से मुझे मिला, एक तो मिला ये सेल्फ वाली बात मिली, एक तो मिला एक दृष्टि मिली कि किस तरीके से थिएटर को देखना चाहिए, किस तरह कैरेक्टर को देखना चाहिए। और एक होता है एनएसडी से निकलने के बाद अहंकार मिला कि मैं एनएसडी का स्टूडेंट रहा। नहीं, ऐसा मैंने देखा है, बहुत मुश्किल होता था एडमिशन लेना आप लोगों के टाइम में। नहीं, डेफिनेटली मैंने देखा है लोगों का कि लोगों को अहंकार होता है। मैं एनएसडी से हूँ, एनएसडी से हूँ। मेरा ये कहना है कि आप काम करो, आपका काम बोलेगा, आप बोल के नहीं होता। सी ये बात भी बिल्कुल सही है कि अब हमारी बैच में हो गया ऐसा कि सारे लोग काम कर रहे हैं, पर ऐसे थोड़े कि 20 के 20 लोग हर बैच के सारे हो सकते हैं, कुछ प्लस माइनस तो होते ही हैं। पर वो एटीट्यूड आप लेके जाओगे और अगर काम में नहीं दिखेगा तो संस्था खराब होगी। नाम किसका खराब होता है? एनएसडी का नाम खराब होगा। जैसे मैं जब एनएसडी गया 91 में, तब आई वॉज वर्किंग विथ
प्रोग्रेसिव ड्रामेटिक एसोसिएशन नाम की संस्था थी, जो पायनियर संस्था है इंटीमेट थिएटर की, जो डॉक्टर श्रीराम लागू, भालबा केरकर, उसके बाद जब्बार पटेल, घसीराम कोतवाल, पहले उन्हीं का प्रोडक्शन था, बाद में वो अलग हो गए। तो ये बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें, तो उनसे ट्रेनिंग करके आया था मैं। उसके बाद तो और महाराष्ट्र का था, मराठी थिएटर की बैकग्राउंड इतनी सारी थी, मतलब मेरी अपनी नहीं होगी, थिएटर की बैकग्राउंड। सो आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई थिएटर, मराठी थिएटर इन ए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बराबर है। तो मुझे वो रखना था, अगर मैं कुछ उल्टा सिल्टा बिहेव करूंगा तो ये देखो मराठी थिएटर के लोग ऐसे ही होते हैं, ये मराठी लोग ऐसे ही होते हैं, ये महाराष्ट्र में ऐसे ही होते हैं, बोलने में लोगों को रीज़न मिलता है ना। तो मुझे वो बैलेंस रखना था। और एनएसडी के आने के बाद मुझे एनएसडी का नाम रखना है, तो मेरी काम में उतनी सिंसियरिटी, उतना पंक्चुअलिज्म, वक्तशीरपना, टाइम पे जाना, वो होना चाहिए, नहीं तो मेरा संस्था का नाम खराब होगा। और अहंकार हर बंदे में होना चाहिए, जिसे हम ईगो कहते हैं, पर वो कहाँ, कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है, इसका विजडम भी चाहिए आपको। अगर वो विजडम नहीं है आपके पास तो अहंकार डूब देगा आपको। ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, चाहे वो स्कूल के हैं चाहे वो नॉन स्कूल के हैं। इंसान, नॉर्मल बंदे की भी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि एक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल बंदे अगर बहुत ज़्यादा अहंकारी बंदा है तो एट द एंड ऑफ द डे वो अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता। क्योंकि अहंकार, हर चीज़, हमें शक्कर की भी ज़रूरत है, हमें कड़वे रस की भी ज़रूरत है। सारे रस जो है उसमें कड़वा रस भी है, मीठा रस भी है, नमकीन भी, सब कुछ है। कौन से प्रमाण में लेना है, उनका कितना क्वांटिटी वो रखनी चाहिए ना। नहीं होगा तो खाने की चीज़ बिगड़ जाएगी। वैसे अपने बॉडी में है, अपना सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, तो उसका एक प्रमाण होता है। जैसे अभी मैं एक एक्सीडेंट से उठा हूँ, काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो मुझे कैल्शियम की ज़रूरत थी। अब मैं कैल्शियम ज़्यादा लूँगा तो उसकी गांठें हो जाएगी, मेरी किडनी खराब हो जाएगी। सो बैलेंस रखना चाहिए। और वो बैलेंस, अगेन आई एम गोइंग बैक टू, आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी आदत है आगे पीछे बात करने की, कि अगेन जब सेल्फ पे काम करते हो ना, तो ये तो इंटरनल बैलेंस है। बेसिक बैलेंस रखना है आपका माइंड और आपका बॉडी का। आपका माइंड और आपकी बॉडी अगर बैलेंस नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी। सीधी सी बात है, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मेरी बॉडी जा रही है, मेरा माइंड की और है, नेक्स्ट मोमेंट आई इन द हॉस्पिटल और मे बी शमशान। मेरा माइंड और अगर बॉडी मेरे साथ में नहीं है तो मैं कोई भी चीज़ क्रिएटिव छोड़ ही दो, मैं यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकता। ये मुझे सेल्फ ने सिखाया, अपने पे वॉच रखना सेल्फ ने सिखाया। और मैं जो कह रहा था, वो कॉलेज की बात कह रहा था, लोग नहीं आए क्योंकि लोगों को लगा कि ये क्या फुला हो रहा है, ये हमें अपने बारे में क्यों करा रहा है। कुछ लोग रोए, कुछ लोग गुस्सा किए, कुछ लोग आए नहीं, कुछ लोग बहुत रोए कि जिनको पहली बार एहसास हुआ कि हम अपने के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे क्लास में बहुत लोग रोए हैं। वो ज़रूरी होता है, इसी कैथारसिस नाम की जो चीज़ होती है ना, वो होनी चाहिए लाइफ में। हम ना अपने आप को इतना कैमोफ्लेज करते हैं ना, इतना बंद करके रखते हैं ना। अब ये किसने कहा है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए? क्या उसको इमोशन नहीं है? ये अभी सब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, अरे वो अभी बोलेंगे क्योंकि अभी उनको शायद रियलाइज हो गया होगा। पर ये नॉर्म्स किसने तैयार किए? एक मस्कुलिन, एक फेमिनियन, एवरी पर्सन हैज बोथ द पर्सनालिटीज। आपको आपके अंदर का जो एक जिसे कहते हैं ना हड़वेपना, मतलब एक इमोशनलिटी जो है, बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी जो है, वो फेमिनियन हो सकती है और प्रोटेक्शन वाली बात होती है, वो मस्कुलिन हो सकती है। पर आजकल उल्टा भी हो सकता है। सी देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, देयर इज नो रूल, बिकॉज इट्स लाइफ। और हर बंदा इंडिविजुअल है, वो हर बंदा अपने अपने हिसाब से सोचता है। जैसे मगर से थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि रिलेटिव है। आपका क्राफ्ट आपका क्राफ्ट है, मेरा क्राफ्ट है। इसलिए अपने ये अलग है ना। कितने सारे लोग हैं बताइए, इंडिया में तो 140 करोड़ है प्लस माइनस, सबके अलग अलग होता है। कितना इंडिविजुअल आपको, और क्या चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, आपके जैसा कोई नहीं है। सेल्फ के ऊपर काम करना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंस हो कि मैं नार्सिसम नहीं आना चाहिए। आपको बैलेंस रखना चाहिए। वो व्यक्ति सापेक्ष है, वो इंडिविजुअल है, वो रिलेटिव है कि आप कितना अपने आप को बैलेंस रखते हो, क्या रखते हो।
और मैं कहता हूँ कि ये अगर आप थोड़ा सोचे कर रहे, इसके लिए मैंने एक डिवाइस मैंने नहीं ईजाद किया है, मैं अप्लाई करता हूँ। पिछले में तकरीबन 20-25 साल से डायरी लिखता हूँ, रोज़ डायरी लिखता हूँ मैं। तो एक तो मुझे लिखने की आदत भी रहती है, और दूसरा जो चल रहा है आपके दिमाग में जो होता है आप निकालो। अभी मेरे को वो निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती, अभी मैं कुछ ऐसे शब्दों में लिखता हूँ कि मैं समझता कि मुझे क्या है, पर वो बहुत, दैट इज़ लाइक कनेक्टिंग योर ओन सेल्फ, यू टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ। नहीं तो ऐसे बात करते रहोगे तो लोग तो पागल हो गया, अपने आप से बात करता है। सी आपका मकसद होगा कि मुझे अपने आप से बात करनी है, पर नहीं होता। कुछ तो डिवाइस, एवरीबडी हैज़ देयर ओन डिवाइसेस टू सर्वाइव की डिवाइसेस होते हैं, वैसे सेल्फ के होने चाहिए, ये मेरा कहना है। सर थिएटर में व्हेन यू वर्क इन थिएटर, ऐसी आपको क्या चीज़ वहाँ पर इंस्पायर, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा आपके साथ, भले आपके प्रोफेसर्स, आपके बैचमेट्स या आपके सीनियर्स या आपके जूनियर्स, उस इंसिडेंट ने आपको बहुत इंस्पायर किया, इट्स यू स्टिल कैरिंग दैट विद यू, मतलब आज भी आपके जहन में है? एक काम करते वक्त की बात कर रहे हो? नो, ड्यूरिंग योर स्टडिंग एज, ड्यूरिंग योर एनएसडी टाइम, किसी प्रोफेसर की, जैसे आई वॉज लिसनिंग टू जयदीप अलावत साहब, वो भी थिएटर भी कर चुके हैं, तो उनको एक अलकाजी साहब का बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया कि तेरा शिव बहुत स्ट्रांग है, पार्वती को पनपने दे अपने अंदर, तो तू कंप्लीट एक्टर होगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? हाँ, तो देन ही रियलाइज्ड, बोलते वो मुझे आज भी मेरे जहन में, तो ऐसा कोई किसी ने हमें देखो, मराठी थिएटर की जो परंपरा रही है वो वर्बल थिएटर की बहुत ज़्यादा है। हाँ। जिसमें शब्द प्रचुर, वाक्य प्रचुर, मतलब जिसमें भाषा साहित्य बहुत ज़्यादा है। तो आप उसको बोलने लगोगे ना तो ऐसे, मतलब वाचिक अभिनय बहुत ज़्यादा है उसमें, पर वाचिक अभिनय के साथ साथ भी आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व होती है। बॉडी के ऊपर कैसे काम करना है, आपकी इमोशन के ऊपर कैसे काम करना है, ये एनर्जी ने मुझे सिखाया। ऐसे पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट बता नहीं सकता कि हर बंदा कुछ ना कुछ देते जाता था। जैसे खालिद तैयब जी की मैंने बात की, खालिद तैयब जी गधागान करके उनका एक शो करते थे जहाँ पे वो पूरी बॉडी पे काम करते थे, और बॉडी पे काम करते जिस तरीके से नेचुरल अंदर से आवाज़ आती है वो उस पर काम करते थे। रीटा कोठारी मैडम थी, वो कथकली पे काम करती थी। अनुराधा कपूर वर्ल्ड ड्रामा पे काम करती थी। निभा जोशी करके एक मैडम थी हमारी, अब नहीं रही, वो बहुत मदर तेरेसा कहते थे हम उनको। और अब नसीर भाई से भी पूछिए निभा जोशी के बारे में, वो भी बोले, क्योंकि निभा जी ने उनको भी पढ़ाया, हमको भी पढ़ाया। तो वो एस्थेटिक्स के बारे में एक बात करते थे कि एस्थेटिक्स मतलब अगर ये है तो इसको कैसे रखना है बीच में, ये चीज़ भी होती है। अगर मैं इस टेपेड़ा को रखूँ, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रख दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसको एक सिमेट्री है, एक साउंड, नहीं ठीक रखा है मैंने, नहीं ये मेरा ओसीडी बहुत ज़्यादा है उस बात में। तो वो जो होती है ना, सिस्टमेटिक चीज़ें करना, टाइम पे करना, कैरेक्टर के लिए स्टडी करना, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, याद करो बोल दो, जो आजकल सीरियल में होता है, याद करो बोल दो। और ऐसे डेप्थ में जाके कैरेक्टर से, अपने लाइफ से जो कनेक्शन में, आगे बार बार कनेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर और अपने लाइफ को कनेक्ट कैसे करते हैं, ये हमको एनएसडी ने सिखाया। वो आज तक, इससे पहले किसी ने सिखाया नहीं था। सर एनएसडी के पहले, एनएसडी की लाइफ और एनएसडी के बाद की लाइफ, आई एम आस्किंग यू इन अ टर्म्स, वी वर स्टडिंग फिल्म मेकिंग, तब हमारे टाइम पे BMM करके कोर्स एकदम नया आया था, मतलब वी वर आई गेस 2nd या 3rd बैच। हमें लगता था यार अभी BMM करके निकलेंगे ना हम लोग नेक्स्ट डायरेक्टर्स हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम स्पेशलाइज्ड कोर्स हम करके जा रहे हैं। एनएसडी के बाद आपको ऐसा लगता बाहर निकलते भी बहुत काम की बारिश हो जाएगी? नहीं और फिर ऐसा हुआ? मेरा बताता हूँ मैं क्या ना, मैं पुणे में था ना, तो before NSD, I told you I was working. Yeah. I was working in television, in radio, on stage, as an actor, as a dancer, as a poem recitement, कविता का वाचन करना था, और फिल्म सुमित्रा भावे, सुनील सुक्तंकर करके है, सुमित्रा भावे हाल ही में उनका भी डेथ हो गई, तो उनके साथ में था। तो आई वॉज डूइंग ऑल, उस समय जो मीडिया अवेलेबल था मैं उस सब मीडिया में काम करता था। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि एनएसडी के आने के बाद मुझे बहुत काम मिलेगा वगैरह वगैरह मिलेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ग्रुप था एनएसडी का, सुमित्रा जी का। तो मैं आके उनको ज्वाइन कर दिया मैंने।
मेरा ये नहीं था कि मैं जाके स्ट्रगल करूँ मुंबई में सीरियल में काम करूँ, कि जिस तरीके का मेरा नेचर है, मेरे घर में भी मेरे पिताजी राइटर थे बहुत बड़े मराठी के, तो उनको भी मैंने देखा था। तो आर्ट फॉर आर्ट सेक वाला चक्कर था मेरा, आर्ट फॉर मनी सेक वाला चक्कर नहीं था, क्योंकि हम लोगों को वही संस्कार दिए गए थे हमारे थिएटर का जो ग्रुप था उनसे भी और सुमित्रा जी के उनसे भी, कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो ऐसा नहीं था, मुझे ये था कि मैं जिस तरीके से पहले काम करता था अब मैं उस तरीके से अलग कर रहा हूँ, तो मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और सौभाग्य से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई। तो मुझे वो प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। मुझे प्रॉब्लम हुई कि मेरे मराठी इंडस्ट्री ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? पता नहीं, मैं एनएसडी से हूँ तो उनको लगा कि ये पता नहीं क्या है, तो मराठी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत कम काम किया मराठी में मैंने, बहुत कम लोगों ने काम दिया मराठी में, ज़्यादातर लोगों ने दिया, ज़्यादातर लोगों ने मजाक उड़ाया ना एनएसडी के नाम से, ये सीखे हुए एक्टर्स है, ये ट्रेन एक्टर्स है वगैरह, या तो नास्कुड रहा। बट वो तो अच्छी बात है ना, ट्रेंड एक्टर्स है तो नहीं, पर उनको नहीं पसंद ना। कोई सवाल पूछे तो उनको जवाब तो देना चाहिए ना। हाँ। अगर उनके पास जवाब नहीं होते किसी सवाल के, तो वो अपने को ऊपर नहीं करेंगे ना, वो सामने वाले को नीचे करेंगे। ऐसा हुआ है कुछ जगह पे कि मैंने सवाल पूछे तो मुझे मतलब एक सीरियल में कहा गया कि आपको प्रॉब्लम क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर ने, आपको प्रॉब्लम क्या है, पर नहीं मिल रहा है ना आपको, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप करो ना काम, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था उसका। मैंने कहा ये ऐसा बिहेव क्यों करेगा, मुझे बताओ। बट एक्टर्स का हक होता है सवाल पूछना। एक्टर्स का हक आजकल के इंडस्ट्री में नहीं होता, टेलीविजन में तो नहीं होता, अच्छी देर के साथ होता है। तो मेरे लिए मैं मतलब एनएसडी से आने के बाद मैं तीसरे दिन मेरे हाथ में फिल्म थी सुमित्रा जी की, वो की। उसके बाद एफटीआई की फिल्में की, उसके बाद गिरीश कर्नाड, एमएस सत्यू, प्रेमा कारण, पद्मावती राव, मालगुडी डेज के लोग, काफ़ी बंगाली डायरेक्टर्स हो गए, काफ़ी सारा काम मेरे को अलग अलग जॉनर का मिला। You did मालगुडी डेज? आई वर्क विद मालगुडी डेज ग्रुप। हाँ। अरुंधति नाग, पद्मावती राव। मालगुडी डेज तो वो 80s का था ना, तब तो हम लोग छोटे थे 80s का। बट देन हाउ यू फेल्ट, बिकॉज मालगुडी डेज अगर आज भी री रिलीज करेंगे जी, तब भी मालगुडी डेज हाँ है। तो वही पूरी ग्रुप थी। मतलब पद्मावती राव जब बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आपने पद्मावत फिल्म में उसको देखा भी होगा, तो जैसे पिंटी कहते हैं हम लोग, तो शी वॉज द डायरेक्टर। एंड मेरा क्या हुआ, आई वॉज डूइंग, मैं ऐसे ही कुछ था और अचानक एक दिन मुझे फ़ोन आया, गिरीश कर्नाड जी का फ़ोन आया कि तू आजा मेरे पास काम करेंगे, बिकॉज आई वर्क विद प्रेमा करण, जो बीबी करण थे उनकी मिसेस, जो हमारी एनएसडी की सीनियर थी, तो उनकी फिल्म में काम किया। तो वहाँ से पता चला कि अभय करता है काम, तो गिरीश जी का फ़ोन आया। वहाँ से पता चला मालगुडी पिंटी राव का, तो बाला साहेब शास्त्री की पर्सनल डायरी नाम की एक नॉवेल है। रमाकांत कुलकर्णी करके एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे। अभी मानवत नाम की सीरियल आई, देखी मराठी वाली, हाँ, तब मानवत आशुतोष गोवारी, हाँ, उसने कहा। तो सबसे पहला जो रमाकांत कुलकर्णी का रोल था वो मैंने किया था 1997 में। उन्होंने किताब लिखी है द डायरी ऑफ बाला साहेब शास्त्री। उन्होंने अपना खुद का नाम बाला साहेब शास्त्री रखा है, और उन्होंने जो केसेस सॉल्व की उसकी सारी एक एक स्टोरी है। तो उस पर सीरियल बनी थी डीडी मेट्रो के लिए। मैंने कहा था उस समय मेट्रो था, डीडी 3 के लिए था, मेट्रो था 3 के लिए था। तो वो किया। फिर उसके बाद एमएस सत्यू जी की कन्नड़ा फिल्म की। तो मेरे लिए काम बहुत ही अच्छा था, मुझे यही काम करना था। पर क्या हुआ, गिरीश जी लंदन चले गए, कुछ लोगों ने काम करना छोड़ दिया, प्रेमा जी की डेथ हो गई, चीज़ें बिखर जाती हैं, आप एक ही जगह पे नहीं फिक्स हो पाते। तो टेलीविज़न करना पड़ा मुझे। बाद में जाके सारे कॉन्सिक्वेंस मुझे पता चल गया। फिर मुझे टेलीविज़न चल रहा था, मुझे थिएटर करने का मन किया, कमर्शियल थिएटर करने का मन किया, उसमें 4 साल चले गए। उसके बाद फिर एक ऐसी गैप आ गई ना, क्योंकि उस समय क्या हुआ, 99 में जो आंधी आई गंदी सी, तो उसके बाद सारे हायरार्की आ गई ना, आपके ऊपर ये बंदा, उसके ऊपर ये बंदा, उसके ऊपर वो बंदा, क्रिएटिव आई कॉल इट, लाइक मेनी पीपल कॉल इट, कि क्रिएटिव बंदिश आ गई। आप अभी फ्री नहीं हो कुछ भी। नहीं, क्रिएटिव बंदिश होनी चाहिए, पर क्रिएटिव बंदिश करने वालों को क्रिएटिविटी पता है क्या, ये बात है। सी क्रिएटिव, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसका दायरा होना चाहिए। पर जो बंदे बैठे हैं वहाँ पे, उनकी क्रिएटिविटी पे शक है मुझे ना, क्योंकि वो क्या हुआ, सारे लोग निकल गए। और उस समय हम लोगों को मतलब कौन याद रखेगा, नए लोग आ गए। आज भी लोगों को पता नहीं होता कि अभय कुलकर्णी ने क्या किया है। आज मुझे 40 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में, 86 से मैं काम कर रहा हूँ, प्री एनएसडी। अगर एनएसडी पकड़ो तो 35 साल हो गए, क्योंकि पता नहीं होता उनको क्या किया है।
सो कहने की बात है कि वो सारा दौर जो गया वो, हाँ, तो मुझे लगा था काम मिलेगा, काम मिलेगा, अब नहीं मिला, अब नहीं मिला तो नहीं मिला, अब क्या करूँ, घर पे बैठ नहीं सकता। तो पेशेंस रखना और फेथ रखना ये बहुत ज़रूरी है। बट ऐसे दौर में कई बार आपको सर ऐसा लगा कि यार काम नहीं मिल रहा, छोड़ देते हैं, क्यों? मतलब कुछ और करेंगे, कुछ और आता ही नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे फैमिली चलानी है, घर चलाना है, वो नहीं, प्रेशर। उस मामले में मैं बहुत सुखी हूँ। हाँ, मैं फैमिली नहीं है मेरी। अच्छा। हाँ, तो मैंने नहीं मतलब फैमिली मतलब ओनली नॉट सिर्फ वही चीज़ होती है आगे। मेरी एक फिल्म का डायलॉग था, मेरा डायलॉग नहीं था, वो सुमिता जी लिखा था कि भूख, नींद और वासना अब जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ती है, जितनी घटा सकते हो उतनी घटती है। ये 3 चीज़ें हमारे अंदर है। आप नींद को जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती है नींद, उसको रोको तो रुक जाती है। भूख का वैसा ही, वासना का वैसा ही है। तो वासना कोई भी हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, काम की हो सकती है, पैसों की हो सकती है। तो वो चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड है, आप किस चीज़ में खुश हो। बंदा काम क्यों करता है? खुश क्यों? खुद को खुश रखना है, घर वालों को खुश रखना है, फैमिली को रखना है, फलाना ढिमकाना, बच्चों के लिए कुछ करके रखना है आगे जाने वाले। आपको खुशी सिर्फ उसी से मिलेगी। आज मैंने 1000 रुपये में काम किया, कल को मैं 5000 मांगूंगा, 5000 से मैं 10,000 मांगूंगा, ये कभी कम नहीं होगा। तो मुझे अपना रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं रहा कि ये नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा, क्या करूँगा, मैं अपने ऊपर काम करूँगा, मैं खुद के ऊपर काम करूँगा। यू फील कॉन्टेंट एट दिस एज कि हाँ मतलब अब मैं सेटिस्फाइड हूँ जितना काम मैंने 40 साल में किया है, या मुझे वैसे कैरेक्टर्स मिले हैं, या एक एक्टर्स का मतलब सर दिस इज व्हाट आई फील। हर एक क्रिएटिव इंसान के अंदर एक भरा हुआ रहता है कि यार ये कब बाहर निकलेगा, कब बाहर निकलेगा, कब बाहर निकलेगा। जैसा अगर डायरेक्टर है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि यार ये वाले इस चीज़ पे इस तरीके से मुझे काम करना है, ये कब मैं कर पाऊँगा। वैसे एक्टर्स को होगा कि मुझे यार ये मेरा इमोशन बाहर निकालना है, या मुझे ये तरीके का काम करना है। तो ऐसा आप फील करते हैं कि अभी कंटेंट है कि जो आपको बाहर दिखाना था लोगों को, आपका टैलेंट वो दिख चुका है, या यू हैव? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता कि सारा टैलेंट दिख चुका है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार एक ऐसा रोल अभी और चाहिए मुझे करने के लिए, नॉट फॉर फेम बट फॉर माई सेल्फ? देखो वो तो ग्रीड हमेशा ही रहती है। आप ग्रीड दोनों तरीके से ले सकते हो ना, वो ग्रीड हमेशा ही रहती है। पर उस ग्रीड के चक्कर में मैं सामने अगर काम आ गया है तो मैं इसमें नहीं, वो सारा उसमें दिखाऊंगा जो कि अभी अस्तित्व में है ही नहीं, तो इस पे अन्याय करूंगा मैं। तो जो भी काम मेरे सामने आता है वो मैं उतने सच्चे दिल से 100% देके करूंगा जो उस काम के लिए भी करूंगा। हो सकता है एक मैं होता है कि एक खास चीज़ मैंने किसी खास काम के लिए रखी है, एक समय के लिए रखी है। ये अगर समय आता है तो इसके लिए रखी अगर चीज़ें यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा तो ये समय चला जाएगा ना। जैसे आज अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलने वाला हूँ, आप क्या पूछने वाले हो, पर ये था कि जो भी बोलूँगा सच्चे दिल से बोलूँगा, 100% बोलूँगा, उसमें फेक वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो जो भी काम आएगा, आजकल मैंने अलग अलग तरीके के रोल किए, बहुत ही सत्या लेवल पे भी रोल किए जो जिसकी कोई डेप्थ नहीं थी, कुछ ऐसे रोल करे जो पीछे खड़ा हूँ और ज़्यादा कुछ काम नहीं है किए। पर मेरा अपना मोटो क्लियर था कि इसमें मुझे पैसे मिलने वाले हैं। एक फिल्म थी BMW नाम की, बॉम्बेज मोस्ट वांटेड, सईद जाफरी जी प्रोड्यूसर थे और उसके हीरो भी थे। आपने जिस तरीके का एक्सप्रेशन दिया उसमें पता है कि वो फिल्म कौन सी, आपको याद नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ कि थैंक यू, वो समझ जाते हैं, ऐसे कॉल सब टेक्स्ट। ये सब टेक्स्ट जो अंदर का होता है ना, वो चेहरे पे दिखता है, वो पढ़ना आना ज़रूरी है। जो सेल्फ पे काम करते हैं वो चीज़ें होती है। तो वो फिल्म, अब उस फिल्म में मुझे कहा गया था, और वो मैंने फिल्म करने का मकसद ये था कि मैंने बिमल रॉय, जानते हैं सब, बिमल रॉय की बेटी, अरे बिमल रॉय की बेटी का नाम कैसे भूल गया, भट्टाचार्य, रिंकी दीदी, रिंकी रॉय भट्टाचार्य, उनकी फिल्म में मैंने काम किया था। और उनका बेटा बाबला, आदित्य भट्टाचार्य, जिसने राख फिल्म बनाई थी आमिर खान को लेकर। तो मुझे अब बिमल रॉय की लीगेसी, अब रिंकी दी के साथ बहुत अच्छा रोल किया जिसमें उषा किरण जी, पी जयराज जी, काफ़ी लोग थे उसमें। तो अब उसका बेटा करा, राख देखी थी, दिमाग में था, क्योंकि मुझे आर्ट फिल्म में ही काम करना था, कमर्शियल में करना ही नहीं था। उसकी भी स्टोरी बाद में बता दो अगर आती है, बताने का मौका मिलता है तो इसके लिए मैंने काम किया।
मुझे कहा गया था कि तुम एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग टीम हो सईद जाफरी के साथ जो वो नहीं थे, रिपोर्टर नाम की सीरियल नहीं थे जहाँ पे एक टीम होती थी, मुझे हमेशा वैसे काम करना था। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, नरेशन वेरेशन पहुँचाना, मैंने पूरा स्क्रिप्ट सुना है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया, मतलब मेरे अपना काम बताओ यार। मैंने कहा हो सकता है थ्रू आउट फिल्म में है तो भी होगा। अब पहले दिन शूटिंग के चले गए तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीक्वेंस था बांद्रा में, और जाफरी बैठे हैं और मुझे कहता आप एक काम करो, आप ना उनके पीछे जाके खड़े रहो। मतलब पीछे जाके खड़े रहो, हाँ थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ एक पिस्तौल था इनके हाथ में, तो मुझे बॉडीगार्ड बना दिया उनको, कुछ काम ही नहीं। और मुझे जो कहा गया था, जो बंदा असिस्टेंट था वो मुंह छिपा रहे मेरे से। मैंने कहा था कि मैं इतने इतने पैसे लूँगा, वो पहले ही कहा था पैसे लूँगा, थोड़े ज़्यादा ही मांगे थे मराठी और इसके हिसाब से, और मुझे रोज़ चेक चाहिए। मैंने कहा ओके अभय ठीक है, कूल, काम कर ले, किसी को बताना मत क्या काम किया तूने। तो खड़ा रहा मैं। बट हाउ यू फेल्ट? आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी चीटेड, बट मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कहा ठीक है ना बाबा, करना है, अभी अभी दिमाग में रखो, पैसे के लिए काम करना है। मुझे सीमा दी ने कहा था, सीमा विश्वास ने, किला नाम की फिल्म आई थी जब सीमा दी काम करने वाली थी, जैसे जिसमें दिलीप कुमार थे, तो उनकी बीवी का रोल था, और सीमा दी ने मना कर दिया। बैंडिट क्वीन के, खामोशी बैंडिट क्वीन उसी दौरान की फिल्म थी वो, 90s लेट 90s की फिल्म थी, तो मना कर दिया। तो स्मिता जी ने किया, तो मैंने सीमा दी को कहा कि सीमा दी क्यों, आप दिलीप कुमार जी के साथ काम करना है जो भी है। तो मैंने देखो अब दो चीज़ें हैं, एक तो काम का मज़ा होना चाहिए, पैसे का मज़ा होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है ना तो काम नहीं करना है। दिलीप कुमार की बीवी का रोल है इसीलिए तुमको पैसे कम चाहिए, और दिलीप कुमार बीवी का रोल है इसलिए रोल भी कम है। कहने की बात यह है कि तो मैंने सोच लिया कि चलो भैया करना है। 10 दिन काम किया मैंने, कुछ नहीं ऐसे वो पीछे खड़ा हूँ या खड़ा हूँ, और वो भी मुझे मेरा तो मतलब ये हो गया, मतलब मैं बाबला, मतलब मुझे बहुत था कि मैं बिमल रॉय के पोते के साथ काम कर रहा हूँ, जिसको मैंने मंडी में देखा है एज एन एक्टर, काफ़ी फिल्मों में देखा है, वो मेरा स्मृति भंश हो गया, टोटल हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी पहली एफडी बनी लाइफ की। सी देयर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ द कॉइन, यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जैसे आपने कहा कि अगर ये नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, कुछ तो होता है, पेट दिया है तो कुछ तो देगा ना, और वो वहाँ से नहीं आता बंधु, वो अंदर से आता है। कोई आपको देने के लिए नहीं बैठा है, आपके अंदर अगर हो वही आप चीज़ों को बाहर निकालते हैं। बट सर इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है ये तो आपकी सोच है, बट बाकी प्रेशर्स, आउटर प्रेशर्स तो आते हैं कि अरे वो देख वो कितना सक्सेसफुल हो गया है, वो वही तो मैंने शुरू में जब हमने शुरू किया तो मैंने क्या कहा, कंपैरेटिव स्टडी क्यों करनी, कंपेयर अपने आप से करो ना बंधु। वो काम कर रहा है, मेरी माँ कहती है कि देखो, तो हालांकि माँ हिंदी कम देती है इसलिए उसको यशपाल राणा ज्ञान पता है, सिर्फ कृष्णा पता है क्योंकि वो घर पर आते हैं, पर उसको यशपाल, मुकेश तिवारी, अशोक राणा पता नहीं है, उसको मराठी के लोग पता है। वो देख तुम्हारे पीछे से आगे आगे चला गया। मैंने कहा ठीक है ना, मैं कहाँ उनके साथ रेस करने वाला हूँ, मैं अपने आप के साथ रेस कर रहा हूँ। मैं अगर एक काम मैंने अच्छा किया, लोगों ने वाह वाह की, तो अगला काम भी मुझे उससे थोड़ा मतलब मिनिमम उतना ही करना पड़ेगा। मैं उसी काम को लेके बैठ गया तो मेरी वाह वाह नहीं होगी। तो मेरा कंपैरिजन मेरे अपने से है, किसी और से कंपेयर कैसे हो सकता बताइए। कौन कैसे आगे चला गया, होगी उसकी किस्मत, होगी मेरी किस्मत नहीं। अब किस्मत भी आप बना सकते हो, नेपोलियन ने अपने हाथ पे किया था, अपने पास उदाहरण है ना। सर हमारे कॉन्वर्जेशन में आया था, आई डोंट वांट टू क्रिएट, आई वोंट से आई वांट टू अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। ऑफ द ट्रैक जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, यू टोल्ड कि ऑलमोस्ट कि द टेलीविजन दैट आफ्टर बालाजी गॉट डिटोरिएटेड। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैड माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे हिसाब से टेलीविजन बहुत ग्लैमराइज्ड हो गया था, तभी पैसा आ गया था। उससे पहले टेलीविजन में इतना पैसा था नहीं, बिकॉज आई एम द जनरेशन, आपने तो मुझसे पहले काम किया, बट आई यूज्ड टू वर्क ऑन हाई बैंड। हमारी जनरेशन उस हिसाब से सेम है क्योंकि ये 99 में शुरू हुआ। हाँ, तो उस अगर देखा जाए तो वो टेलीविजन की जनरेशन हमारी सेम है। मैंने बीटा टेप और हाई बैंड, हाँ मैंने खुद एडिटिंग किया हुआ है। हाँ, सो व्हाई यू से दैट, लाइक सी एंड मैंने काफ़ी ये आप भी से नहीं सुना है, मैंने काफ़ी जो सीनियर एक्टर्स हैं
या जो टेलीविजन के जाने माने लोग हैं जैसे मुकेश खन्ना साहब जो जिनका लोहा मानते हैं दूरदर्शन में, जी जी जी, all of them kind of have a same feel, but don't you feel कि it got glamorized अभी also? आपने क्या कहा कि टेलीविजन शुरू हुआ, बालाजी शुरू हुआ, उससे क्या हुआ, टेलीविजन ग्लैमरस हो गया, उससे पैसा आया, मानता हूँ पैसा बहुत आया, मैंने खुद टेलीविजन काम करके पैसा कमाया या जो भी इन्वेस्ट किया, कंटेंट चला गया, मेरी प्रॉब्लम वो है, कंटेंट चला गया। But those shows तो were had highest अरे वो TRPs स्लो of पॉइजनिंग है the, बंधु, वो कितना देखेंगे हम, वही चीज नहीं तो बालाजी अब तक तो चलता रहता ना, अब कहाँ है बताए, वही कंटेंट, लोग बोर होते हैं, एक्टर्स के लिए सही है कि एक्टर्स को पैसा मिलता है, ऑडियंस का है, जिसके लिए बनाते हो उसका क्या है। आज अपना इंटरव्यू चल रहा है, अगर मैं कुछ ऐसी उटपटांग सी बातें करने लगूंगा तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, तुम्हारा ऑडियंस खत्म हो जाएगा बाबा। कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हो, आप मतलब आप थोड़ी अतर के चीज़ें दिखाते हो, थोड़े एब्सर्ड भी दिखाते हो, लॉजिकल, पर अब आपको वो चीज़ें लगती है ना कि अमर अकबर एंथोनी में तीनों का खून नीचे जाता है और नीचे से ऊपर आके माँ के अंदर जाता है, दैट्स अ सिनेमैटिक लिबर्टी। पर लोग उसको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि ऐसे नहीं होता। यहाँ तो कुछ भी चल रहा है यार, औरत का वो कर रही है, मतलब कुछ भी यार, कांच खिला रही है, ब्लेड से मार रही है, ये कर रही है वो, और वही चीज़ें, मतलब मेरी माँ, मतलब अब हमारे घर में जो देखते हैं वो बोर हो जाते हैं। क्या होता है ना, एक आदत लग जाती है टीवी देखने की, ये नहीं कि अच्छा लगता है, ये क्या 7:30 बजे चलो ये लगाओ, वो स्लो पॉजिंग वाली बात होती है। और दुर्भाग्यवश मराठी में वही आया। नो डाउट टेलीविज़न ब्यूटीफुल हो गया, टेलीविज़न के सेट्स, टेलीविज़न का अपीयरेंस, टेलीविज़न का रिचनेस बढ़ गया, उसकी वजह से लोग भी रिच हो गए, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि डेफिनेटली लोग रिच हो गए, पैसा मिला लोगों को, बहुत मिला पैसा, पर कंटेंट चला गया ना। आप बताओ, खानदान जैसी सीरियल थी, या उससे भी बुनियाद जो हमने बात की थी, जुनून था, और भी अब खानदान सीरियल में मतलब इतनी रामायण ले लो। आज मुझे बताओ, रामायण जब कोरोना के समय पे फिर से दिखाया गया था रामायण, तो पुराना वाला नहीं, पुराना वाला दिखाया ना, नया वाला नहीं दिखाया ना, और उसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा थी। ये वही सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सब तो वो, उससे क्या होता है, हाँ उसे एक्टर्स को पैसा मिला, एक्टर्स की जिंदगियाँ सुधर गई, बस गई, उन्होंने अगले कुछ पीढ़ियों के लिए बनाया कंटेंट। मैं जब मराठी सीरियल करता था तो बड़े बड़े राइटर्स लिखते थे मराठी के, जो सॉल्वर्स राइटर थे। आजकल आपको कहता है कि अच्छा ये सीरियल का ये एपिसोड देखो और ये लिखो, कहाँ की क्रिएटिविटी होगी तुम्हारी? कुछ भी क्रिएटिव अतर क्या, हमारा मतलब हीरो, ये हमने हीरो फैमिली, हीरो एक शादी करता है पहले हीरोइन से, फिर वो नहीं होती, फिर वो हीरोइन के भाई बहन के प्यार में पड़ जाता है, तो उनकी शादी होती है, ओके। फिर बहन को ऐसा लगता है कि अरे मैं अपनी बड़ी बहन को उसके प्रॉब्लम कर रही हूँ, तो आई शुड लीव, तो वो निकल जाती है, फिर ये उससे शादी करता है। फिर इसको लगता है कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सैक्रिफाइस करूंगी, मैं हीरोइन हूँ, फिर वो उससे शादी करता है। और हम सारी शादियों में हल्दी के लिए डांस करती नाचते, क्या लॉजिक हो गया बताइए? यही सब चल रहा है, हल्दी करो, एक जगह पे बच्चा पैदा हो गया, सब जगह पे बच्चा पैदा हो गया, एक जगह पे मरा हुआ जिंदा हो गया, सब जगह मरा हुआ जिंदा हो गया, कुछ है ही नहीं बंधु। और वो भी ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, सब कॉपी है। मैं बीच में मैंने सुना था कि मराठी में शायद 32 सीरियल से कुछ चल रही है, उसमें से 25 सीरियल्स तो कॉपी है। आजकल हमारी हिंदी फिल्म में वही दिख रहा है, साउथ की फिल्मों की कॉपी तो कर रहे हैं। क्यों? अपने पास नया टैलेंट नहीं है, राइटर्स नहीं है। जब थिएटर में ऐसी बात आई थी कुछ साल पहले, तब देवेंद्र राज अंकुर जो हमारे टीचर थे, बाद में एनएसडी के डायरेक्टर भी हुए थे, उन्होंने कहानी का रंगमंच शुरू किया। हमारे पास कहानियां बहुत सारी है, उसका रंगमंच करो, कुछ तो करो। बट मेरे हिसाब से कंटेंट खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं चल रहा है। बट इस दौर में सर फिल्म्स भी अभी अच्छी फिल्म्स ही बन रही है। 3 इडियट्स, नट सम्राट। नट सम्राट तो पहला प्ले है ना दादा, 70s का प्ले है वो। वो प्ले के ऊपर तो फिल्म बनी है। हालांकि माफ करना, पर मुझे वो फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई एम सॉरी, मेरे अपने रिजर्वेशन आई लव दैट। नहीं, यू मस्ट बी, बिकॉज यू डोंट
know the script and you have not seen the. I'm not again because comparing. I'm नाना सर के big fan. ओके मुझे वो फिल्म आई एम सॉरी पर मुझे नाना भी उसमें अच्छी नहीं लगी. अदरवाइज आई एम बिग फैन ऑफ हिम बट somehow वो सब गड़बड़ Have हो you गया done था. theaters with Nana in it? No, I never worked with Nana ji. I met him long back when I was supposed to do a film called Aniket in 1986-85, which I was signed with Smita Patel जी उसमें होने वाली थी. चारुशीला सावड़े थी, रीमा लागू भी होने वाली थी उस फिल्म बनी नहीं वो. सलीम घोष थे उसमें और मैं आई वॉज प्लेइंग सलीम घोष यंगर वर्जन. इज एन आर्टिस्ट की जर्नी थी. तो दुर्भाग्यवश उसका मुहूर्त हुआ नहीं हुई. दैट टाइम आई मेट नाना पाटेकर बट ऑफ कोर्स आई सीन हिम. आई सी पुरुष मैंने देखी हुई है, प्ले देखा हुआ है मैंने. मतलब he had done. अभी तो अरे नो डाउट ही इज अ स्टॉलवर्ड. आई एडमायर हिम अ लॉट बट मुझे नटसम्राट नहीं अच्छी लगी. नसीर साहब से आपने क्या सीखा है? नसीर साहब मेरे गुरु थे. हमको पढ़ाया उन्होंने. NSD में उन्होंने हमारी वर्कशॉप ली. मतलब वो हमको पढ़ाने के लिए आए थे हमारी बैच को. So और what हमारी have you बैच learned इतनी अच्छी from लगी कि 2 बार आए थे हमारे को पढ़ाने के लिए. बहुत जेन्युइन, बहुत इजीली पढ़ाते. पहले तो वो ये नहीं करते कि मैं नसीरुद्दीन शाह हूँ और आप स्टूडेंट हो. डोंट कॉल मी सर, यू कॉल मी नसीर. अगर वो गड़बड़ होता है तो कॉल मी नसीर भाई. वो भी नसीर भाई वो भी नहीं कहेंगे मुझे नसीर भाई को. हम तो नसीर भाई कहते हैं उनको. पर वेरी जेन्युइन, वेरी नहीं. उनके अपनी एक स्टाइल है पढ़ाने की. उनका अपना एक वो वर्कशॉप जो हमारे साथ जो उन्होंने वर्कशॉप की, या तो टीचिंग सेशन कह सकते, वर्कशॉप नहीं कह सकते क्योंकि स्कूल में सेशंस होते हैं. तो वो हॉस्टल में किया था उन्होंने. जो हमारा वकील में हॉस्टल हुआ करता था, हॉस्टल में किया था. स्कूल में नहीं किया था, हमने क्लासरूम में नहीं किया था, हॉस्टल में किया था. और एक सिंपल सा एक्सरसाइज था सर. एक बंदा अंदर बैठा है कमरे के अंदर, एक बंदा बाहर से कुछ वांट, उसको कुछ चाहिए इस बंदे से, वो लेकर अंदर आता है. और वो ऐसी वांट है, ऐसी चाह है ये बंदे से कि नहीं हुई तो जीने मरने का सवाल है. इतनी स्ट्रांग. नहीं हुआ, नहीं मिली, हाँ चलेगा, नो. तो यू हैव टू फाइंड द रीजन, यू हैव टू फाइंड दैट वांट. एंड वो करते थे. हमारी रातें खराब होती थी, रातें खराब होते थे. अब किसी भी पूछना मेरी बैच के, अगर किसी के इंटरव्यू करोगे तो उनसे पूछ लेना इसके बारे में. रातें खराब होती थी. फिर हम लोग कहते IT में पराठा खिला तो बताना कुछ तो आइडिया दे, कुछ तो आइडिया दे. नसीर और उनका ना अगेन तुम समझो, तुम जानो, तुम अपने अंदर से निकालो. मैं भी अगर कभी क्लास लेता हूँ तो मैं करके नहीं दिखाता. मैं स्पीच के ऊपर काम करता हूँ बहुत ज़्यादा, कविताएं और वो सारी चीज़ों के ऊपर, मराठी हिंदी. तो मैं सुनाता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ. क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो कॉपी होगी, अगर मैं करके दिखाऊंगा तो वो कॉपी हो जाएगी. तुम्हारे अंदर से जो भी निकलेगा 1% भी निकलेगा ना, वो तुम्हारा होगा. बट यू थिंक आज के जनरेशन में अप्लाई करता है? आपकी जनरेशन, आज के जनरेशन में पेशेंस ही नहीं है, नहीं करता. वो जो आपने जो वांट वाली बात बोली, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है. मतलब इसमें मेरे ख्याल से किसी को शायद आंसर 2 दिन में मिल जाए, किसी को 2 साल में ना मिले. हमको तो 10 दिन के वर्कशॉप में करना था वो सारा. हाँ वही. सो जब आज आप पढ़ाते हैं तो आपको आप जैसा कोई मिलता है? मेरे जैसा मतलब लगन से एकदम, मतलब उतना डेप्थ मैंने या आपकी बैच जैसा कोई डेफिनेटली मिलते, कुछ मिलते जो थिएटर करने वाले यंग जनरेशन में से कुछ लोग ऐसे जो स्कूल को भी मानते हैं और थिएटर को सीरियसली लेते हैं. नॉट एज अ स्टेपिंग स्टोन. ये तो बहुत जगह पे होता है, स्टेपिंग स्टोन लेते हैं कि मुझे सीरियल में जाना है, मुंबई में मैं थिएटर करूँगा तो मुझे कोई देखेगा तो मुझे कास्ट करेगा. विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल. क्योंकि अल्टीमेटली आपको बड़े पर्दे का ही आपका वो है. मेरा तो कहना है कि टेलीविजन में काम करने वाले को मैं एक्टर नहीं मानता. वो काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, एक्टर नहीं मानता मैं उसको. एक्टिंग की मतलब आपको एक्टिंग का 80s से पहले की बात करें, 80s के बाद की भी बात करें. मैं अभी की बात कर रहा हूँ, पिछले 15-20 सालों की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे एक्टिंग करने के लिए होता ही नहीं कुछ. एक मतलब क्या कहते हैं उसे, टिपिकल कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, टिपिकल होता है, पर अदरवाइज कुछ नहीं होता. ये नहीं चलाना. वहाँ पे पढ़ाओ, टेक दो, खत्म हो जाओ, घर चले जाओ. उसमें एक्टर मत समझो अपने आप को. एक्टर होने के लिए आपको थिएटर करना पड़ेगा, और थिएटर करने के लिए आपको सीरियस सिंसियर होना पड़ेगा. आपको मजा किस में ज़्यादा आता है, कैमरा के सामने या थिएटर के?
ऑडियंस के सामने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मैं एक्टर हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मज़ा सिर्फ थिएटर में ही आता है, मुझे मज़ा सिर्फ उसमें। मुझे मज़ा तब आता है जब अच्छा रोल हो और काम करने का कुछ चुनौती हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो OTT हो, डायरेक्टर अच्छा हो, राइटर अच्छा हो, लिखा हुआ अच्छा हो, उसमें आता है। ये कहते हैं कि मुझे थिएटर में बहुत मज़ा आता है। मैंने अभी थिएटर छोड़ के 20 साल हो गए सर। मैं थिएटर में सर्वाइव नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर पाया। उस समय तो मेरी मतलब प्रॉब्लम थी, घर लिया था, लोन था, ये मैं था, पिताजी की डेथ हो गई थी, फला 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 फला। बट पसंद ज़्यादा थिएटर है? मुझे पसंद सब कुछ है। मैं अपने आप को ऐसे नहीं कि ये शुरू में मेरा था 94 में कि जब मुझे सीरियल नहीं करना है, पर अल्टीमेटली सीरियल करनी पड़ी, क्योंकि अगर पैसा कमा तो सीरियल करनी पड़ेगी। तो वो है मेरा अच्छा काम करना, बस यही है, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे OTT पे हो, चाहे फिल्म में हो या किसी में हो। यू टेक योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ को रिवाइंड करें थोड़ा सा, आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स ज़्यादा दिखते हैं या सक्सेस ज़्यादा दिखती है? स्ट्रगल है तभी तो सक्सेस मिलता है। स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ आप मतलब मुंबई में आके रहो, कमरा ढूंढो, कमरे में रहो, खाना बनाओ, यहाँ से लेके, मतलब ये तो मुंबई में एनर्जी की बात की। मैं जब पुणे से दिल्ली चला गया था तब सिक्योर फैमिली थी, काम बहुत चल रहा था सब जगह, जैसे मैंने कहा कि सब जगह पे काम कर रहा था मैं। और तकरीबन मैं 86 से 86 नहीं, उससे पहले से काम कर रहा था मैं। वो सब छोड़ छाड़ के मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पे आपको डॉर्मेट्री में रहना है, लोगों के साथ शेयर करना, कभी ज़िंदगी में शेयर नहीं किया था, कॉमन टॉयलेट बाथरूम में जाना है, वो भी एक स्ट्रगल ही होता है ना। अपने आप को संभालना एक स्ट्रगल होता है ना। स्ट्रगल तो हमेशा ही रहा है लाइफ में। जो काम मिलेगा तो हम तो यार मतलब झोली में वो शबनम बैग में फ़ोटो डाल के, बायोडाटा डाल के, यहाँ सारे, उस समय तो आदर्श नगर नहीं था वहाँ पे। हाँ। ये आदर्श नगर था, सॉरी आराम नगर नहीं था, आदर्श नगर के उसमें घूमते थे, कई वहाँ फेमस स्टूडियो जाते थे लोगों के, श्रीजी के ऊपर। हालांकि सौभाग्य से मेरे लिए वो बहुत कम हुआ, ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं अलग अलग किस्म का ही काम करता था, बेंगलोर वगैरह वगैरह, जो गिरीश कर्नाड वगैरह, तो नहीं करना पड़ा। वो स्ट्रगल ही था ना। सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि आपको एक काम की तारीफ मिली तो आपको दूसरा काम उससे ऊपर करना है। एक बार मैंने मीता वशिष्ठ से पूछा था, हम लोग फिल्म कर रहे थे, मीता वशिष्ठ, मीता से पूछा था कि वो 97 की बात है, मैं मीता पास आउट होके काफ़ी सारी उसकी फिल्में आ चुकी थी। उनकी लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। वो तो अलग ही बंदी है, बहुत ही क्यूट है वो। मैंने मीता को पूछा था कि मीता, हम 95 में फिल्म कर रहे थे, उसमें ओमपुरी थे, उत्तरा बावकर थी, मिलिंद गुणाजी था, मैं था, निसार खान था, काफ़ी लोग थे उसमें। तो मैंने मीता से पूछा, आप तुम्हारा लाइफ सेट है ना? तो क्यों? मैंने आता आप तुम्हारा इतना काम कर रहे हो, तुमको ध्रुवकार के लिए अवार्ड मिल गया वगैरह वगैरह। तो बोले अबे नहीं, अभी मेरा स्ट्रगल ज़्यादा शुरू होता है, क्योंकि मुझे वो मेंटेन करना है। बच्चन साहब को भी तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, मेंटेन करना होता है ना। एक क्वालिटी अपनी दी, क्वांटिटी डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी। ये मेरा सोचना है। मैंने 500 फिल्मों में काम किया, मैंने क्या काम किया मुझे नहीं पता, ये कोई मतलब नहीं बनता। मैंने हर काम करते वक्त अगर मैंने कुछ छोड़ा है उसमें, इतना सा भी घर जाते हो लोग, अरे वो अभय का वो सीन अच्छा था, लज्जा का वो सीन अभय ने अच्छा किया था, माधुरी वाला, रामलीला का सीक्वेंस। इफ़ यू, आपको अगर कोई लेके जाता है तो वो है, वहाँ तक रहने के स्ट्रगल तो पड़ता है। बाकी स्ट्रगल नॉर्मल तो करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि स्ट्रगल को हम इतने हवा। अगर मैं अपने काम के लिए यहाँ आया हूँ घर दार छोड़ के, किसको करना है काम? मुझे करना है। डिसीजन किसने लिया, निर्णय किसने लिया? मैंने लिया। अब मुझे उसके लिए फुटपाथ पे सोना पड़े, पेपर बिछा के सोना पड़े, 4 दिन भूखा मरना पड़े, जिम्मेदारी किसकी है? माँ पिताजी की? नहीं, ये मेरी है। मैं करूँगा स्ट्रगल, और मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से स्ट्रगल होना चाहिए लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो आपको उस काम की कीमत नहीं पता चलती। कीमत इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू। हाँ, जैसे आप जितना तो नहीं सर, बट 15-17 ईयर्स मुझे हो गए हैं, बट आई रियलाइज जो आज मैं कर रहा हूँ, जो 17 साल का जो एक जर्नी, सबकी अपनी जर्नी होती है, अपने एक पाथ होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं,
नाउ आई वैल्यू दिस कि आज अगर ये कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं ब्लेस्ड वाली फीलिंग है कि चलो उतना मुझे मेहनत करने मिली कि आज मैं यहाँ पहुँचा। नहीं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने स्ट्रगल तो किया है, तभी तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ पे आया हूँ। आज घर है या थोड़ा पर मेरा जो भी नाम है, जो भी चल रहा है। अगर मैं कहता कि नहीं, मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हमारे स्कूल के, मैं हीरो ही बनना है मुझे, मतलब NSD की आप हाँ बात स्कूल की, मैं NSD की, मतलब मुझे हीरो ही बनना है, मैं इस टाइप का रोल नहीं करूँगा, मैं इस टाइप का रोल नहीं करूँगा। ऐसे आप पाबंदियाँ नहीं डाल सकते शुरू में। आप तब ये कर सकते हो जब आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाओ, जब आपका डिमांड हो। आज मैं कुछ चीज़ें मना कर सकता हूँ कि बाबा कम पैसे या मुझे रोल अच्छा नहीं लगा वगैरह वगैरह, कल परसों मैंने किसी को मना कर दिया, पर आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है। स्ट्रगल सब जगह पे स्ट्रगल है यार, सब तरीके का स्ट्रगल है। मतलब डोमेस्टिक स्ट्रगल से लेके साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल है, फिजिकल स्ट्रगल है। आपको इमोशनल स्ट्रगल भी तो करना पड़ता है ना, आपको आपका वो रखना पड़ेगा ना ठीक। जैसे आपने कहा कि काम नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, आपको बैलेंस तो रखना पड़ेगा। नहीं तो आपने देखा है लोगों को दारू पी के बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रस्ट्रेशन निकलता है, मारहान होती है, मारकाट होती है, वो नहीं होना चाहिए ना। सर ऐसा कोई आपकी लाइफ में डायरेक्टर जो आपको लगे यार इसने मुझसे अच्छा काम करवाया? अरे बहुत है, सार्थक दासगुप्ता बहुत अच्छा डायरेक्टर है, उसको पता है क्या करना है। गिरीश कर्नाड, उनको पता है क्या करना है। MS सत्यू, प्रेमा कारण, कल्पना लाजमी फॉर दैट मैटर। मतलब यू फेल्ट कि हाँ इन्होंने मुझसे मेरा पोटेंशियल निकलवाया है। मेरा पोटेंशियल नहीं, इनको जो चाहिए था वो मैं दे सका। मेरा पोटेंशियल मैंने नहीं देखा अभी तक। सी वो होता है हिमनत जैसा होता है, 1/7 1/7 ऊपर होता है, बाकी का जो होता है वो नीचे होता है। वो हमको उसका वो तल पता ही नहीं चलता, बॉटम पता ही नहीं चलता। पर वो जो ऊपर वाला है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया, उन्होंने विश्वास रखा। मुझे वो डायरेक्टर अच्छे लगते हैं जो मेरे पे विश्वास रखे। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा नो, ऐसा होगा तो नहीं होगा मेरे से। मतलब मैं करूँगा, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं करूँगा। पर गिरीश कर्नाड सर, मतलब हिंदी में सीरियल थे हमारे, यानी उनकी हिंदी तो अच्छी है पर का क्यू कू उसका ग्रामर का प्रॉब्लम था। MS सत्यू साहब ने तो पूरा विश्वास डाल दिया कि तूने कन्नड़ का भी काम किया, तू कन्नड़ में काम करेगा, तू करेगा। और मुझे कन्नड़ में स्क्रिप्ट दी थी, मैंने बैठ के उसे देवनागरी में लिख के याद करके डबिंग भी मैंने खुद की। कल्पना लाजमी की सीरियल थी इंग्लिश में, जो हमारी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं थी, वो किया। ये विश्वास वाली बात होती है ना, वो है। सार्थक दासगुप्ता बहुत बहुत प्यारा बंदा, मुंबई में ही है। मतलब उसके साथ मैंने एक फिल्म की थी ब्लॉकबस्टर, जिसमें टॉम अल्टर साहब थे, बहुत बढ़िया। टॉम अल्टर साहब तो हाँ, और मुझे आज भी उनका एक इंटरव्यू याद है, किसी ने उनको पूछा कि आप हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हैं? अरे वो बोल बोल के थक गए कि वो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे वालिद यहाँ के थे, हम हिंदुस्तान के हैं, हम अंग्रेज नहीं हैं। I met his son recently, वही बोलते हैं। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उनको मराठी सिखाता था एक फिल्म के लिए। हालांकि वो फिल्म बनी नहीं, उसके बाद वो भी चलो से, पर मैं मराठा मंदिर के सामने उनका जो घर है, चर्च के अंदर वो रहते हैं, वो भाई मैं थक गया वो लोगों को बताते, भाई मैं ब्रिटिश नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी। उनकी जबान क्या साफ, हाँ, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तो थी ही थी। हाँ। तो कहने का मतलब, गोइंग बैक टू द डायरेक्टर्स, आई लव वर्किंग विद। जो बंदा काम करके सेट पे आता है, खुद काम करके, मैं तो काम करूंगा पर वो भी, अगर मैं उसे सवाल पूछूं, सवाल पूछने के लिए नहीं, अगर सवाल आता है, अगर मुझे वो सही गाइडेंस, क्योंकि दिग्दर्शक होता है ना, दिग्दर्शक का मतलब क्या होता है? दिशा दर्शक, दिशा देने वाला। अभिनय का मतलब क्या? अभिनय, अभिनय मतलब तरफ, नय नेनारा मतलब लेके जाने वाला। अगर किसी की तरफ लेके जाने वाले को अगर कोई दिशा ना दे तो क्या होगा? मैं पहुंच नहीं पाऊंगा ना या क्लिक स्टूडियो में, जो भी स्टूडियो का नाम है। तो उसको सपोर्टिव होना चाहिए ना, मार्गदर्शक, दिग्दर्शक वही है ना। अगर वो मुझे अच्छा मिले, वो पूरी तैयारी से, जैसे एक मराठी में जब मेरा पहला नाटक हुआ था, सतीश पुणेकर सर करके हैं, जो मैंने प्रशांत दामले जी की बात की ना, उनके गुरु वो, तो ही वॉज ऑल क्लियर इन हिज माइंड, उनको पता है कि क्या करना है। तो मैंने उनके साथ प्ले किया और उनको किसी ने पूछा बाद में जाके कि अपने अभय के साथ, अभय आपके नाटक में था क्या? तो बोले हाँ अभय था। कैसा? बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो बहुत सवाल पूछता है आपको, वो एक भी सवाल नहीं पूछा। तो मुझे आके बोले कि अबे क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्या है कसला, क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैंने सुना कि तो बहुत सवाल पूछता है।
मुझे तो कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने कहा सवाल पूछने मतलब कोई सिचुएशन ही पैदा नहीं हुई तो मैं सवाल क्या पूछूंगा। आप इतना अच्छे से समझाते थे। और दूसरा मेरा डायरेक्टर था, उससे झगड़ा करके मैं निकल गया था। अशोक सराफ आए थे पीछे, क्या भाई चल यार छोड़ देना, अभी 4 दिन के ऊपर शो आया तो आ जा, ऐसा मत कर, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, तू भी मैनेज कर ले, चल कर लेते। ये है मेरा प्रॉब्लम। ये है ना सर कि कोई सामने वाला बंदा अगर ठीक से पढ़ाई करके ठीक से सोच के नहीं आता है ना तो मेरी प्रॉब्लम होती है। डायरेक्टर अगर खुद कंफ्यूज है, और सीरियल में यही प्रॉब्लम होती है, डायरेक्टर को पता ही नहीं कि मैं अगला सीन क्या करने वाला हूं। सीन्स, क्योंकि मैं सीरियल कर चुका हूँ, तो सुबह तो हमारे हाथ में सीन्स आते थे। तो बताइए तो ये जो टेलीविजन चकचक हो गया, अमीर हो गया, पैसे मिल गए, उसका कितना, ये तो ऊपरी तौर पे है ना। या मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर डायरेक्टर के हाथ में कोई अधिकार भी नहीं है, वहां पे आके बैठे डायरेक्टर अगर ये सीन किया, नहीं ऐसा करो, हमारे पे क्रिएटिव आके कर रहे चैनल्स सेट पे चैनल। तो डायरेक्टर जो है वो नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर था हमारा, वो उसको बता रहे थे, उसने कहा कि तू ही कर ले भाई। अच्छा ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि दूसरे ने उसको गया, वो निकाल दिया उसको। ये कॉर्पोरेट वाला चक्कर जो है ना, इट हैज टू बी कोऑपरेट, बट वो कॉर्पोरेट वाला चक्कर जो है ना, जिसमें कुछ आपको भावना ही नहीं है। कई बार सर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा ना कि एकदम अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा है जब ये चैनल क्रिएटिव्स हम टैग देते हैं, बट कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं बोल पाते होता है। मैं क्या करें, मराठीमध्ये त्याला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार असं म्हणतात, मुंह दबा के उसको मारना, कुछ नहीं कर सकते। वी आर स्लेव, हम एक्टर्स नहीं है वहां पे। Because you might be feeling, अरे I am the batch from No, that's a different story। आप उस बैच को छोड़ दो, वो बैच बाद में जाके काम किया इसीलिए बैच बनी। बैच नहीं, बट एक फीलिंग भी आती है ना। आपने सर चलो NSD के पहले भी थिएटर्स में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ किया है, अशोक सराफ जी के साथ इतना काम किया, द ग्रेटेस्ट ऑफ आर्टिस्ट, द ग्रेटेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये अभी क्रिएटिव डायरेक्टर अभी नया चैनल में मेरे को सिखा रहा है कैसे। वो एक फीलिंग होती है ना, वो गुस्से वाली फीलिंग गुस्सा आता है, पर क्या करें, बहुत गंदे तरीके से ग्रामेटिकली मिस्टेक वाली लाइनें लिख के आती है, बनाते हैं ये ऊपर से 2:30 बजे तक हमने काम किया इस लाइन पे। ये मतलब ऐसी लाइन के कुत्ता भी ना देखे उसको, ऐसी लाइनें पे 2:30 बजे तक काम करते हो। थोड़ा अच्छा सोच के 12 बजे करके सो जाओ ना, फिर 2:30 बजे तक जगने का कोई मतलब नहीं बनता अगर इसमें शिफ्ट ऐसा निकलता है तो। मैं वही कह रहा हूँ सर, ये सारा कॉर्पोरेट चक्कर जो आ गया ना, मार्केट TRP। आज भी मैं किसी का रेट का इंटरव्यू सुन रहा था, आपको तो वो पता चलता है कि ये सीन कितने समय तक देखा, ये सीन कितने लोगों ने कहाँ देखा, कौन सा, अरे पर वो सब है, ये आपको करने से अच्छा मैंने ही कर दिया, ये सब वही है। ऐसे नहीं होता, तोल माप के जिंदगी नहीं चलती बाबा। मैं इतना ही करूंगा उतना ही करूंगा, नहीं होती। इससे लाइफ विच इज अनप्रेडिक्टेबल। मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट मिनट क्या हो गया। ऐसे ही हुआ था, मैं घर जाता मुझे पता नहीं था, नेक्स्ट मिनट आई वॉज ऑन रोड, मेरे पैर के 3 टुकड़े होके गिरे थे। आपको वैसे सोचना चाहिए, यहां पे ये हुआ, आपके लिए ये शर्ट सही है, मेरे लिए शर्ट सही नहीं हो सकता, पर हमको वही शर्ट सबको पहनाना है। एक फॉर्मूला हिट हो गया। आप बताओ कितने सारे इस फिल्मों के सीक्वल्स आए, पहला सीक्वल ज्यादा अच्छा था, बाकी के सीक्वल कितने चले बताइए। इक्का दुक्का छोड़ के तो वो भी नहीं। वेलकम जैसी इतनी बढ़िया फिल्म थी, 2 में कितना गंदा हो गया सारा। मेरे हिसाब, मेरा तो सर फिलॉसफी अलग है, सीक्वल बनने ही नहीं चाहिए। आप ओरिजिनल खराब नहीं बनने। देखो मराठी में ना ये थे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, लता जी के पिताजी, तो उन्होंने जब वो संगीत नाटक करते थे ना, उन्होंने कुछ गानों के वो चेंज किए। राग, कल ही मैं लता जी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने राग चेंज किया, जो पहले से चलता रहा था नाटक में, मेरे ख्याल से भावबंधन या मानापमान, चेंज किया। पर उनकी वो उतनी हैसियत थी, उनकी स्टडी थी उतनी, कि जो राग चेंज करने के बावजूद भी वो भाव पहुंचा सकते हैं। आप उतनी हैसियत है क्या? कोई आके 6 महीने का मास कम्युनिकेशन कोर्स करता है और जाके बोलता है कि मैं डायरेक्टर हो गया, क्रिएटिव। अरे हमारे डायरेक्टर जो थी हमारे सीरियल में, उसको रोहिणी हत्तंगड़ी तक पता नहीं थी। बताओ कौन है ये, क्या किया है इसने। तो मुझे शर्म आ गई कि वो मुझे जानती और रोहिणी जी को नहीं जानती। रोहिणी जी को कौन नहीं जानेगा, वो नहीं जानती, पर वो क्रिएटिव हेड है, शी इज टेकिंग लॉट्स ऑफ मनी एवरी मंथ, और उसके कहने पे, अप्रूवल पे चीजें चलती है। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट क्रिएटिव हेड कॉल्ड गोगा कपूर
कि सर माय सीनियर लाइक यू एंड वी वांट ऑडिशन यू हाँ ये ऑन करके बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें और भी बताता हूँ तुम आपको मैं। सो एंड आई वाज, और मैं सुन भी रहा था, बोला मैम आपने किसको कॉल किया? तो कोई गोगा कपूर करके है ऐसे बोला। और गोगा कपूर ने वहाँ से स्पीकर मतलब तभी तो स्पीकर फोन होते थे वैसे, इज लाइक यू कॉलिंग मी फॉर ऑडिशन, पहले गोगा कपूर रिसर्च कर लो कौन है, उसके बाद फोन करना। अरे यार उत्तरा बावकर को ये लोग ऑडिशन के लिए बुलाते थे सर, आप बताओ। ये उषा ताई के साथ भी हो चुका है। उषा ताई तो मना करती है, वो तो गाली देगी। हाँ ये लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है, मतलब नहीं, जैसे आपने रोहिणी मैम का बताया, ऐसे ये गोगा कपूर का इंसिडेंट मुझे पता है कि कॉलिंग गोगा कपूर फॉर ऑडिशन, नॉट इवन नोइंग हु गोगा कपूर इज। लाइक उत्तरा बावकर के बारे में पता नहीं था लोगों को। उत्तरा मैम नेशनल अवार्ड विनर, फला फला, मतलब ऑडिशन दे लो। नहीं सर लुकते से, मतलब आजकल मुझे भी ऐसा लगता है यार, तुम थोड़ा सर्च तो मारो कि क्या किया है। मतलब ठीक है मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, पर काम किया ही नहीं ऐसी बात नहीं है ना। उषा नाडकर्णी आऊ जिसे कहते हैं, वो तो गाली देती है इनको। हाँ, मतलब मुझे पता है, उनको भी बुलाया जाता है। सामने वाले बंदे को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हम किसको बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या उनका ऊपर वाला जो बंदा है उसको तो बताना चाहिए कि बाबा नहीं इनको ऑडिशन में बोलो, इनको सीधा बुलाओ। अब ऊपर वाले, अब जैसे मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ शुरू में, तो जब मैंने थिएटर किया तो सारे प्लेस बंद हो गए, सारे जो भी हुआ तो काम नहीं था, तो आते थे एक दो सीन के रोल्स आते थे, तो मैंने करता गया। मैं उस समय कुछ कास्टिंग, बड़े कास्टिंग वाले जो हैं अभी बहुत बड़े हो गए, उस समय भी वो भी स्ट्रगलर्स थे, तो उनके साथ हम दिल्ली से मिले थे वगैरह वगैरह। तो भैया आइए ना, एक सीन का रोल है, कीजिए ना। अब किया ठीक है, हो गया, अच्छा सब हुआ। उसके बाद वो बहुत बड़े हो गया अभी, पर उन्होंने हम लोगों को, मतलब मैं बाकी का मुझे पता नहीं है, मुझे शायद उसी कैटेगरी में रखा है, 1 दिन 2 दिन, 1 सीन 2 सीन। क्योंकि आज इतने सालों के बाद भी मुझे कल भी फ़ोन आया था उसी एजेंसी से, मतलब कास्टिंग रूम से, कि 1 सीन का रोल है। मैंने कहा तुम हमको अपग्रेड कब करोगे? आप अपग्रेड हो गए, आपके नीचे 20 असिस्टेंट्स आ गए, हमें अपग्रेड कब करोगे तुम? एक लिस्ट बन, और वो लिस्ट सब जगह घूमती रहती है ना। हाँ, या तो आप काम देखते नहीं हो हमारा, या तो देखना नहीं चाहते, या तो अपग्रेड करना नहीं चाहते। तो इस समय पे स्टैंड लेना पड़ता है, ये भी एक स्ट्रगल है सर। इतना काम करने के बाद ये आपको 1 सीन, आधा सीन नहीं सर, उस फिल्म में ना सारे लोगों के एक ही सीन है, या सिर्फ अपीयरेंस दे दो, वो ठीक है, वो चलो मैं तुम पे एहसान करूंगा कि मैं फ्री में करता हूँ, चल जाके करूंगा, पर ये उतना तो समझना चाहिए ना। अब इतनी सारी, अब प्रॉब्लम में होता है कि आप यहाँ पे काम करो, जैसे वो हिंदी सीरियल का प्रोडक्शन वाले ऐसे, हाँ क्या काम किया आपने, अब मैं उनको ये नहीं पूछ रहा, आप गूगल सर्च मारो, ठीक है किया, अच्छा मराठी में, अच्छा हिंदी में क्या किया है, ये किया, अच्छा वो स्टार के लिए नहीं किया, हाँ नहीं किया, ओके एड्स किया, एड्स नहीं, ऐड का तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं बनता। मुझे आपकी गणना सी में ही होती है। हाँ, देखो जिसको रिस्पेक्ट देना है वो बिना शर्त का रिस्पेक्ट देगा, जिसको आपको काउंट ही नहीं करना है, जिसको आपके लिए एग्जिस्ट, मतलब आपका एग्जिस्टेंस उसके लिए है ही नहीं, वो कैसे करेगा, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो वो भी एक स्ट्रगल है, अपने माइंड को शांत रखना, अपने आप को बरकरार रखना। यू फील ह्यूमिलिएटेड? आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड अ लॉट, नॉट फील, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट अ लॉट। मेरे स्कूल के बारे में, एनएसडी के बारे में कोई अगर गंदा बोलता है तो ये मेरा ह्यूमिलिएशन है। आज उसी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, उसी वजह से मैं खा रहा हूँ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं कि मैं जाके तू तलाक से बात कर लूँ किसी की, मैं आई विड्रॉ, बहुत गंदा। मैं एक बार तो ऐसे बोल रहा था कि तुम लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, तुम लोगों को एडमिशन नहीं मिली ना, तुमको सीखने को नहीं मिला, तुम उसी तालाब में जो होते हैं ना तुम वैसे ही हो, इतना तो बोला। मुझे तो यहाँ तक था कि मैं एक ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ पुणे के, ये इस ग्रुप का है इसीलिए मुझे काम नहीं देना। ये क्या लॉजिक है? ये पता नहीं उनका लॉजिक होगा। मुझे मराठी थिएटर के कुछ स्टार वार्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जब मैं मिलने गया था, मुझे किसी ने कहा था कि जा मिल ले, मेरा रेफरेंस लेके, बहुत बड़े एक्टर थे प्रभाकर पणशीकर करके, उन्होंने कहा था कि तू जा इनके पास, मेरा रेफरेंस दे दे। तो बोले क्या एनएसडी
NSD वाला ना काम देते, मैं नहीं NSD वालों को काम देता। हालांकि उनके पास NSD के निकले हुए कुछ एक्टर्स काम कर रहे थे, नहीं देता। एक ने कहा कि अच्छा तू इसके साथ काम कर रहा है, क्या है, नहीं मेरी गलती नहीं है। एक मराठी डायरेक्टर ने मुझे सबके सामने बोला था कि तुम क्या हो, तुम गवर्नमेंट के पैसे लेते हो, फिल्में बनाते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अपने पैसों से फिल्म बनाओ। मैंने अपने पैसे फिल्म बनाई, भले फ्लॉप हो गई, मेरे अंदर हिम्मत है। मैं कहा आप मुझे क्यों बता रही है, मैं थोड़ी फिल्म बनाता हूँ। नहीं तू उस ग्रुप के साथ काम करता है ना। मैंने कहा भाई उस ग्रुप के साथ काम करता हूँ, मैं उस ग्रुप के साथ भी काम करता हूँ और मैं उस ग्रुप के साथ भी काम करता हूँ। मेरी शादी नहीं हुई इस ग्रुप के साथ। आप नहीं देना है तो मत, तो गाली क्यों देते हो यार, ह्यूमिलेट क्यों करते हो। एक बार बहुत बड़े डायरेक्टर हैं मराठी के, हिंदी के बहुत बड़े एक्टर, तब तो फ़ोन थे, मोबाइल था नहीं, 90s की बात करो, तो मुझे उनके साथ बहुत काम करना था। अमोल पालेकर सर, क्या ठीक है, अब क्या मेरा एक कम्युनिकेशन हुआ है उनके साथ। हाँ, तो उन्होंने घर पे बुलाया, उनका जुहू में बंगला था, यहाँ पे अमिताभ बच्चन का बंगला, यहाँ पे उनका बंगला, जुहू सर्कल में। तो अब हम उस समय क्या, पैसे नहीं, कुछ नहीं, आधा पैदल आधा बस, टैक्सी अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं थी, ना रिक्शा अफोर्ड करने की हिम्मत थी। ऐसे ऐसे पसीना पोंछते पोंछते गए, उनके घर पे गए। तो अब मोबाइल तो था नहीं कि मैसेज कैसे दे के आते, लैंडलाइन पे फ़ोन करके हुआ था वह। तो गया तो वॉचमैन ने कहा नहीं ये नहीं है। मैंने कहा नहीं, बुलाया है। और मेरा स्वभाव वैसे ना थोड़ा सा सबमिसिव टाइप का है, मतलब मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं एरोगेंट नहीं हूँ। वो हम्बलनेस मुझे लगता है बहुत जगह पे लोअर कॉन्फिडेंस के हिसाब से लिया जाता है, इसलिए तो ये चीज़ें होती है मेरे साथ। तो नहीं है, मैंने कहा बोलो ले मला समोर, बोलो ले मला, नहीं बोला ना, नहीं है जाओ, सो कुछ नहीं। ये भी हुआ है। मैं एक किसी ऑफिस में गया था, बट आफ्टर दैट यू मेट हिम? आई मेट हिम। वो कहाँ चीज़ें बताऊँ मैं, वो बड़े लोग हैं, उनको याद भी नहीं होगा, शायद उनको भूल गए होंगे, वो घर पे नहीं होंगे। मैंने उनको खत लिखा था उसके बाद कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, ऐसा सा मेरा मतलब मेरा काम, मैंने बाकी लोगों, मेरे साथ प्रॉब्लम है ना कि मैंने जो बाकी काम किया ना, गिरीश कर्नाड वगैरह वगैरह, वो यहाँ तक नहीं आया, वो साउथ में ही रहा, यहाँ तक नहीं। और मैं बतौला गिरी, जैसे आपने कहा ना कि स्कूल के लोग, मैं NSD का, मैं कभी किसी को बोलता नहीं मैं NSD का हूँ। आपने पूछा थिएटर किया है क्या, तब मैंने कहा NSD का है। मैं सेट पे भी किसी को बहुत बाद में पता चलता लोगों कि मैं NSD का हूँ। मैं क्यों बोलूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, उससे मेरे स्कूल का नाम अच्छा होगा ना। अगर मेरी तारीफ हो तो स्कूल की तारीफ होगी। तो उन्होंने लिखा था खत कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, मुझे आपके साथ काम करना है। उसके बाद 2-3 बार मिले, यार ये कैसा है, इसका है वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने उस दिन की याद नहीं दिलाई, शायद उनको याद भी नहीं होगा। वैसे पुणे में भी हुआ था, पुणे में वो फिल्म है दायरा, तो उसमें गया था मैं मिलने के, तब दरवाजे, तब तो थे पर दरवाजे ही खड़े रहे, अंदर नहीं आने दिया मुझे। और मैं ऐसे ही, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, तो स्मार्टनेस था ही नहीं कभी। वो जो PR गिरी होती है ना आपका, मेरा शरीर मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब मैं टेप रिकॉर्डर बनाता हूँ तो ये टेप रिकॉर्डर मैं बेचता हूँ, मैं एक्टर हूँ तो मैं अपने आप को बेचता हूँ। तो मुझे अपने आप को सेल करना आना चाहिए। वो जो PR गिरी होती है ना, पब्लिक रिलेशन वाली जो बात है ना, अपने आप को कैसे बेचे, वो कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में, शुरू से नहीं हुआ। मेरे ख्याल से सर अगर वो हो जाता ना तो वो टैलेंट छुप जाता है कहीं ना कहीं। देन यू, जैसे अभी कुछ लोग आजकल, बताओ आजकल ना वो एक टैलेंट का हिस्सा माना गया है। जैसे SR के, जैसे आपने उनके साथ काम भी किया, यू टोल्ड इज अ वेरी बिग स्टार, मतलब एज अ ह्यूमन भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने तो, मुझे बहुत अच्छे लगा एज एन एक्टर, एज एक्टर मुझे लगा कि वो स्टार ही है। सी देयर इज अ डिफरेंस इन स्टार एंड एक्टर, तो वो फर्क मुझे लगा कि अदरवाइज नो वंडर माधुरी दीक्षित फॉर द मैटर, व्हाट अ लेडी टू वर्क विथ, बहुत बढ़िया। आप सीन अगर देखो, अगर याद होगा लज्जा का जो सीन है, वो कहते हैं ना कि राम ने भी मेरे साथ अग्नि प्रवेश करना चाहिए वगैरह, तो आई प्ले लक्ष्मण। पर ये लोग ऐसे बड़े नहीं होते, भले वो प्रोफेशनली होते होंगे। बच्चन साहब, मैंने बच्चन साहब को 1975 में राम बलराम की शूटिंग में देखा था अलीबाग में, जो मैं पढ़ने के लिए वहाँ था। और उस समय 2 फिल्मों की शूटिंग देखी थी, एक तो आक्रोश, गोविंद निलानी की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं काम करूँगा तो आक्रोश जैसी फिल्म में काम करूँगा, ये ऐसी फिल्म में काम नहीं करूँगा। चाहे बच्चन हो, अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, मुझे नहीं पता, ये मोहन आगाशे हैं, ये है वो है, ओम पुरी नसीर, तब से मेरे दिमाग में था। पर
टू वर्क विद बच्चन साहब, मैं आज़ाद हूँ में एक छोटा सा रोल किया था 1986 में, 85 कल्ट में। मूवी सर, उस टाइम शायद लोगों को समझ नहीं आई, बट नहीं, उसमें तो सारे थिएटर के लोग थे, एनएसजी तब एनएसजी में भी नहीं था, बज्जू भाई थे, बीएम शाह जी थे, यू नेम इट एंड ही वाज देयर। अपने मनोहर सिंह जी थे। आज उसको कल्ट फिल्म माना जाता है। हाँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। हाँ। मैं बहुत जगह पे हूँ, मुझे कैमरा का अंदाज नहीं था, तो मैं ही खुद को देख सकता हूँ कि हाँ वो मैं हूँ, एक मेरा क्लोजअप है, बाकी आई वॉज देयर। तब मैंने उनको देखा, वो 85 की बात है, 86 की बात है, तब मैंने बच्चन साहब को देखा है 9 के शिफ्ट में, 8:45 बजे यहाँ फिल्म सिटी में हम लोग एक हफ्ता शूटिंग कर गए थे, थोड़ा पुणे में की थी शूटिंग। रेडी होके बंदा सेट पे आया था, विथ मेकअप, विथ कॉस्ट्यूम। एंड अभी मैंने 2 साल पहले माझा की 2 ऐड की उनके साथ, माझा है ना, माझा ड्रिंक, तब भी उनका वही था। वही मैंने कहा ना, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, दैट काउंट्स अ लॉट। आप इंसान, भले देखो मैं भी इंसान कोई बहुत अच्छा नहीं हूं मैं इंसान हूं, अब भगवान में भी प्लस माइनस चीजें होती है, तो मैं तो, आप अपने काम की जगह पे कैसे बिहेव करते हो। आप स्पॉट दादा को, स्पॉट दादा इधर आ, फर्क है उसमें, हायरार्की है। आप बड़े हो, बड़े कहाँ बड़े हो यार, यहाँ से बाहर निकलोगे रास्ते पे रिक्शा के लिए सब लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे, चाहे वो यहाँ का मालिक हो या तो गाड़ी जब तक उसकी आएगी तब तो मेरे साथ फुटपाथ पे ही खड़ा रहेगा ना। ये हमारे दिमाग से जब जाएगा ना, तब चीज़ें वर्कआउट होंगी, क्योंकि स्पॉट दादा जितना इंपॉर्टेंट है उतना प्रोड्यूसर, दोनों सेम लेवल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिट, हमें यूनिटी। बट देयर इज नो यूनिटी, देयर इज ऑल कॉर्पोरेट। आई तो रिमेंबर सर, जब मैंने जब शुरू किया था, जब इंटर्न भी था नया जब खाना भी एक ही लगता था। हाँ। सब वहीं पर खाएंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ वैनिटीज में जाते हैं, इधर जाते हैं, नहीं अलग अलग। अरे हमारे दोघी फिल्म, अगर आपको पता होगा, दोघी फिल्म, मराठी फिल्म, जिसके ऊपर से लागा चुनरी में दाग, उसका रीमेक बना जो अच्छा नहीं था, उसका मैं हीरो था, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। उसमें हमारा खाना सेट पे, मतलब लोकेशन पे बनता था और सब लाइन पे बैठते थे। हाँ। मैं सुलभा देशपांडे होगी, उत्तरा भावकर है, मधु कांबीकर है, सदाशिव अमरापुरकर है, सूर्यकांत जी है, सूर्यकांत तुला माहिती असेल, सूर्यकांत चंद्रकांत, सूर्यकांत जी हैं, सोनाली कुलकर्णी, जो बड़ी वाली सोनाली कुलकर्णी, हम लोग परोसते थे खाना से। वहाँ पे पूरन पोली बनती थी, वहाँ पे भाके, ये दिस इज कॉल्ड यूनिट, दिस इज कॉल्ड फैमिली, दिस इज कॉल्ड मजा आता था। तो काम भी तो वैसा ही होता है, मैं यहाँ ऐसे बैठा रहो, तुम वहाँ वैसे बैठे रहो, तुम ऐसे ऐसे करते रहो। कुछ एक्टर्स ने रिहर्सल भी करने से मना किया मेरे साथ, क्या था पता नहीं। मैं उससे वो सीख गया कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से तैयार हो जाऊँ। मैं 2-3 बार गया कि चलो रिहर्सल करते हैं, नहीं किया रिहर्सल। मैं इंसान फिल्म कर रहा था, एक सीन था मेरा, वही एक सीन, 2 दौर था मेरा, 1 सीन 2 सीन वाला दौर था। तो उसमें अर्चना पूरन सिंह, लक्ष्मीकांत बेर्डे, शरद सक्सेना, ईशा देओल, मैं, हाँ ये लोग थे। बाकी के सीन में सारे वही दुबई से बंदा आता है। आई रिमेंबर द सीन, उसमें फाइट सीक्वेंस, हाँ वही झूठा फाइट सीक्वेंस में वो भी है अपना अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, आई रिमेंबर योर सीन। हाँ, अब ईशा देओल के हस्बैंड के लिए था, तो रिहर्सल करनी थी डायलॉग्स की। नोबडी वाज इंटरेस्टेड एक्सेप्ट अर्चना पूरन सिंह, किसे कर लेते चलो। सी, मैं ऐसा नहीं हूँ बंदा कि मुझे चाहिए, पर एक थिएटर की बैकग्राउंड है तो सब लोग बैठ के एक वेवलेंथ हो जाते हैं ना, कौन बोलना है, टाइमिंग की बात होती है, ओवरलैप ना हो जाए। जहाँ पे ओवरलैप होगा तो फिर डबिंग में प्रॉब्लम होती है, कटिंग में प्रॉब्लम होती है, थिएटर में चलता है कभी कभी। तो एक लेवल पे ही आप नहीं तो नहीं, पर ठीक है अकेला चलो रे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग काम आता है। जो एनएसडी की ट्रेनिंग की आप बात कर रहे थे ना, वहाँ पे वो काम आता है कि कोई नहीं, अपने आप करो, चलो। हाँ सुनो दूसरे। बट सर, बीइंग सच अ बिग एक्सपीरियंस, अभी जैसा इंसान का वो सीन तो मुझे भी पता है, बिकॉज आई वाज देयर। जो आपने बोला कि यूज्ड टू टेल कास्टिंग डायरेक्टर्स कि हमें भी अपग्रेड करो अभी, सो वो फीलिंग समझ में आती है कि दर्द होता है कि डिजर्व मतलब नहीं करते क्या। मतलब इस मामले में मैं ना गजराज राव को बहुत मतलब मानता हूँ गजराज को। मुझे ना एड्स का उतना वो नहीं था, मतलब मुझे लगा था कि एड्स के लिए सुंदर दिखने वाले या ऐसे वगैरह वगैरह मैचो वगैरह लोग चाहिए, तो मैं ऐड का चेहरा नहीं हूँ, मुझे एड्स नहीं, क्योंकि उस समय वही ऐड थी ना, साबुन की और पाउडर की और वगैरह वगैरह। तो ज्ञान ने कहा, ज्ञान प्रकाश मेरा बैचमेट, तो गजराज के पास जाता। गजराज को मैं 91 से जानता हूँ, जब वो हम दिल्ली में थे तब वो भी दिल्ली में था, फिर वो बैंडेड क्वीन वगैरह सब
शुरू हो गया गजराज का। तो मैं गया उसके ऑफिस में, अरे अभय आजा, कैसा है, क्या है? मैंने कहा ऐसा ऐसा यार। तो मैंने उसमें सीडी लेके गया था, मेरे सीडी थोड़ा सा अपग्रेड हो गया था, वीडियोस थी, वीडियो कैसे थे, अब सीडी लेके गया था। तो बोला जरूरी क्या सीडी की क्या है? तो उसने मुझे पहली ऐड दी आज से 20 साल पहले, फिर उसके कुछ एड्स लगातार उसने दी मुझे, एंड नाउ द एड थिंग हैज स्टार्टेड कपल ऑफ ईयर से, काफ़ी स्टार्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली अभी मेरी 3 नई एड्स आई हैं, SBI की है ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के साथ, उसके बाद बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो की है, उसके बाद सर्फ एक्सेल की है, निम्रत कौर है उसमें, काफ़ी फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं उस मामले में मानता हूँ कि काम देता है बंदा, हुड़तुड़ नहीं करता। बाकी जगह पे क्या नहीं, हाँ बताएंगे। मतलब मैं जिस एक राइटर के लिए जज था वो नेट प्ले कंपटीशन में स्टेट लेवल की, जी उस राइटर के मैंने बाद में जाके 2 कमर्शियल प्ले में भी काम किया, जिसमें अशोक सराफ थे एक प्ले में। वो राइटर कहते हैं कि वो 2 हाथों से लिखता है, इतना व्यस्त है, इतना व्यग्र है। व्यस्त शब्द गलत है, व्यस्त कभी मत बोलना, व्यग्र कहना। What is the difference between व्यस्त? व्यस्त, अधिक और व्यस्त। व्यस्त मतलब माइनस और अधिक मतलब प्लस। व्यग्र मतलब काम में उलझा हुआ। ये हम सब व्यस्त है बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वो इतना व्यग्र है कि वो कहते हैं कि 2 हाथ से लिखता है और मुंह से भी ऐसे लिखता है, इतना व्यग्र है वो। मैंने उसको कहा कि मुझे बहुत काम की ज़रूरत है, मुझे शर्म नहीं आती काम मांगने की, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। अरे तेरे को कौन नहीं जानता, तेरे लायक रोल नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो टॉम हैंक्स हूँ या डस्टिन हॉफमन हूँ या अमिताभ बच्चन सर हूँ, या मेरे लायक रोल नहीं मिलता 20 साल, मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, या तो फिर मैं शिट हूँ। ये चीज़ें हैं। तो इन सब में अपने आप को बैलेंस रखना ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आई एम गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, जहाँ पे चीज़ें स्ट्रगल की बात हम लोग करते हैं ना, ये सब में अपने आप को बैलेंस रखना, अपना जो भी। तो योर हैप्पीनेस इज विद इन योर सेल्फ, योर हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड। अगर मुझे पानी भी नहीं मिलता अभी तो मेरा हैप्पीनेस नहीं चला जाता। हम डिपेंडेंट रहते हैं, वो डिपेंडेंट रहना अपने ऊपर करो, कंपटीशन अपने आप से करो, अपने आप से दोस्ती करो, बहुत चेंज होगी लाइफ। आई स्टे अलोन बट नॉट लोनली। That's the very big statement that you made. And it's not a statement for statement, which I'm leaving it. मैं NSD से आने के बाद तुरंत लोग वर्कशॉप लेना शुरू करते हैं, एक्टिंग सिखाना शुरू करते हैं। मैंने 14 साल लिए, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लोगों के साथ मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। जो सीखा, जो डेफिनेशंस थी, उसको जानने की कोशिश की, उसको अप्लाई किया, उसको क्या कहते हैं उसको, अनुभूति ली उसकी, एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग, नॉट टीचिंग। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपने देखा, मुझे पता चला कि ये कौन सी फिल्म, ये सब टेस्ट पता चलना बहुत ज़रूरी होता है। सर एट लास्ट मैसेज टू द न्यू कमर्स, आई वोंट से स्ट्रगलर्स, मैं किसी को स्ट्रगलर नहीं, स्ट्रगलर्स, वी आर आल्सो स्ट्रगलर्स ना, वी ऑल आर स्ट्रगलर्स, हम स्ट्रगल्स करते हैं। ये तो सब मतलब किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए लगता है वो स्ट्रगल है, पर वो वहाँ रहने के लिए और ऊपर जाने के स्ट्रगल है ही, एंड होना चाहिए, मेरे ख्याल से स्ट्रगल होना चाहिए। जैसे तुम कह रहे हो कि नए लोगों के लिए, मुझे लगता है कि आप चकाचौंध चीज़ें देख के आते हो, नो डाउट, चकाचौंध तो है ही है, सब कुछ है, पर पेशेंस रखना ज़रूरी है, फेथ रखना ज़रूरी है, फेथ अपने ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। और ना अपने आप को थोड़ा एट द एंड ऑफ द डे ना थोड़ा चेक करो कि क्या वाकई मेरे अंदर वो गुण है, क्या वाकई मैं हीरो बनना मतलब डांस करना, बॉडी बनाना, फाइटिंग करना नहीं होती, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। क्या आप अपने इमोशन को जान सकते हो, देख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो? क्या आप दूसरे को समझ सकते हो? नहीं तो नहीं होगा, फिर वो आएगा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। टेलीविज़न के हिसाब से मैं इसीलिए बोल रहा था ना, मतलब देखो मेरी रोजी रोटी है टेलीविज़न, वो मैं छोड़ नहीं सकता, और उसके बारे में मैं ये बोलता हूँ कि उसमें एक्टिंग करने के लिए कुछ नहीं होता। और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि वहाँ जो होता है वही एक्टिंग है, उससे बियॉन्ड है। एक्टिंग एंड लाइफ इज़ नॉट डिफरेंट सर। फॉर मी अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म एंड एक्टिंग इज़ द सेम।
That आत्मा परमात्मा जो मिलन कहते हैं, मेरा आत्मा है या मेरी आत्मा है, मराठी में मेरा होता है, हिंदी में मेरी आत्मा होती है। मैं जो कैरेक्टर की परमात्मा है उससे मिलन करूंगा ना, हाँ। तो आत्मा परमात्मा ये तो आध्यात्म की बात हो गई ना। yeah. तो उसके लिए आपके आत्मा को तो जानना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कहता कि उसको प्योर बनाना पड़ेगा, प्योर नहीं होती चीज़ें, पर एटलीस्ट जानो, उसके साथ रहो। शरीर जाने के आत्मा निकल जाती है, शरीर रहता है, तो आत्मा तो अनंत है ना। तो मेरे ख्याल से नए लोग जो आते हैं ना, बहुत आजकल तो, और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ रील्स करके आप एक्टर नहीं बन सकते। मैं कास्टिंग वालों को भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के हमें कास्टिंग करना है तो अभय को मत करो कास्टिंग, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम में रील्स नहीं बनाता, मैं उसके खिलाफ हूँ। करना है करो, पर उसके हिसाब से आजकल कास्टिंग होती है, विच इज़ वेरी बैड। इन्फ्लुएंसर्स कास्टिंग। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है बताइए? जो किसी को इन्फ्लुएंस करे, जो किसी को कुछ दिखाए बताए करने के लिए, मतलब जैसे हम इन्फ्लुएंस हुए नसीर भाई से, वो हमारे इन्फ्लुएंसर है। ओम जी हमारे लिए इन्फ्लुएंसर है। अमरीश पुरी होंगे या मराठी के अशोक मामा होंगे, अशोक सराफ होंगे, लक्ष्मीकांत बेर्डे होंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू, नीरू फुले, ये हमारे उनका इन्फ्लुएंस लेके हम जिंदगी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये इन्फ्लुएंस कहते। आप शब्द का तो इस्तेमाल मत करो। आपको कौन से शब्द का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये तो अकल होनी चाहिए। ये इन्फ्लुएंसर है और आप सबको एक ही श्रेणी में कर रहे हो। जिसको बोलना नहीं आता, जिसको कुछ करना नहीं आता, आप उसको बिग बॉस जैसी और पता नहीं उसमें लेके फिल्म बनाते हो सब। आप सारे रो रहे हैं। अरे रोना ही चाहिए उनको। दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड सफर। मेरा कहना का मतलब ये है, हम क्या वो हैं टूं 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 हैं जो हम सीख के आए हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस करके आए हैं, और लाख 1.5 लाख। ये तो हर संडे सैटरडे को किसी का मैसेज आता है किसी एजेंसी का कि आप 5K भरो तो आपको 1000 इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स होंगे, आपको ये करो इतने होंगे, फलाना नहीं। मैं करूँगा क्या उसका? अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू बी देयर एंड परफॉर्म ना। अगर वहाँ पे मैं माती खा गया तो क्या फ़ायदा मेरे इन्फ्लुएंसर का, इन्फ्लुएंसर होने का सो कॉल्ड, और मेरे फॉलोअर्स का। ये बहुत मेरे कहने का मतलब यही है ना कि बहुत वर्स कंडीशन में जा रहे हैं हम लोग। मतलब जिस तरीके से टेलीविज़न शुरू हुआ था, जिस तरीके से फिल्में शुरू हुई थी, वो दौर मैं आई एम नॉट गोइंग टू दादा साहेब फाल्के, बट दादा साहेब फाल्के, वी शांताराम, ये सारी चीज़ें और ये सारी कितनी मेहनत करके लोगों ने बनाई है। आपको परोसा हुआ दिया है, आप उस परोसे हुए को ना थूक रहे हो, उसके खराब कर रहे हैं। एक मराठी के बहुत बड़े राइटर थे, वाइंड अप कर रहे थे, काफ़ी देर हो गया मुझे नहीं पता। मराठी के एक राइटर बहुत बड़े थे, किर्लोस्कर, अण्णा साहेब किर्लोस्कर, जिन्होंने मराठी संगीत रंगभूमि वैसे शुरू की। मतलब विश्वनाथ भावे ने शुरू की 1843 में, ये 1890 की बात कर। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखा था कि मैंने ना केसर की खेती लगाई है, सैफरॉन केसर, मैंने केसर की खेती लगाई है, पर मुझे पता है आगे जाके उसमें गधे भी चरेंगे। That's the very nice statement towards the end, sir. कोई बंदा मेहनत करके अपनी ज़िंदगी लगा के, अपना सब कुछ दांव पे लगा के एक चीज़ शुरू करता है, आप उसको कितना हल्के में लोगे? फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न, OTT पे वही होने वाला है आगे जाके। Yes. वहाँ पे भी क्रिएटिव, वहाँ पे भी ये, वहाँ पे भी हायरार्की। ऑडिशन करके दो, ऑडिशन करने में मना नहीं, मैं ऑडिशन किसको दूँ? तुमको दूँ ऑडिशन? जो 6 महीने का कोर्स करके आए हो, तुमको पता भी नहीं है कौन है क्या है, तुम क्या जज करोगी मुझे? अब डेटर से मीटिंग करवाओ, उनसे बात कराओ, वो जज करेगा ना। पर डेटर को कहाँ अधिकार है? वो तो एजेंसी के पास है और प्लस वो चैनल के पास है, अपने प्रोसेस में बिजी है। तो कैसे करे? ये स्ट्रगल कम है क्या? एक्टर का स्ट्रगल तो सबका सेम ही होता है। फोटो लो, बायोडाटा लो, ऑफिस में जाओ, काम है क्या सर, एम आई सुटेबल? मुझे नहीं करना पड़ा वो, पर मैंने देखा है श्री जी में, निर्वाणा, 90 स्टूडियो, 99, 90 जो भी सही ऊपर के स्टूडियो, सर 2-2 घंटे लाइन में खड़े हैं, 1 किलोमीटर की लाइन लगी है, और वो कह रहे है नहीं, हाँ तुम आओ, नहीं, और हाँ बोलो, कुछ बोलना है बोलो। ये यहाँ तक लोगों ने ऑडिशन। मैं एक बार, मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो कोऑर्डिनेशन भी करता था शायद, तो उसने मुझे कहा कि सर आप जाइए, एक कुछ
मुझे अब याद नहीं सीरियल क्या होगा, उस समय तो OTT था नहीं। अब जाइए तो आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो मैं गया 4 बंगला भाड़ा में, वो रुद्राक्ष वाले बंगला है ना वहाँ पे, उस समय वहीं पे कहीं गया था मैं। तो मैं गया तो मैंने कहा, ये बंदे ने भेजा है मुझे। नहीं यू नॉट। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि तुम्हें पता है मैं कैसे दिखता हूँ, क्या हो, मेरी एज क्या है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें मतलब ये ह्यूमिलिएशन है ना। हालांकि मैं NSD का पिसारा लेके नहीं घूमता, मैं NSD, पर जाके पूछेगा तो बताऊंगा कि मैंने ये काम किया, वो काम किया। उसे दरवाजे से ही निकाल दिया मुझे। मैं फ़ोन किया, नहीं सर आप, अरे सॉरी ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपसे बात करता हूँ, आप जाइए प्लीज़ जाइए। अब मैं गया वापस तो उसे कहा, हाँ वो पता नहीं बलजीत कुछ नाम था मेरे वो स्टूडेंट का था। हाँ उसका फ़ोन आया था, हाँ क्या, हाँ करके दिखाइए, ये एटीट्यूड है, हाँ करके दिखाइए, हाँ कीजिए कैमरा ऑन है। मतलब मेरी क्या हालत होती बता। वही पर मैं वायलेंस वाला बंदा हूँ नहीं। मैं गया किया, निकल के आ गया। मेरा मोरल कितना डाउन होता है एक बंदे का, इतना यानी ये हमारी इंडस्ट्री में होता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है। मुझे नेपोटिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेपोटिज्म है तो नेपोटिज्म है। मेरे घर में अगर प्रोफेसर की फैमिली हो, अगर मैं प्रोफेसर बनना चाहूँगा तो कल को आप चिल्लाओगे कि नेपोटिज्म कर रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये मेरे दादा डॉक्टर थे तो मेरे बाप डॉक्टर बने, तो आप बोलोगे नेपोटिज्म है। तो फिल्म में क्यों है? और वो अपने टैलेंट के ऊपर चलता है ना बंदा। हाँ उसको पहली संधि मिलेगी तो आपकी जेलसी, फिर उसको मिल गई मुझे नहीं मिली क्योंकि उसका बाप बड़ा फिल्म मेकर है। ठीक है, शाहरुख खान का कौन था बताइए, वो कहाँ से आया, वो कहाँ बड़ा फिल्म मेकर का बेटा है, वो स्ट्रगल करके आया ना। कितने पुराने सारे लोग तो ऐसे ही तो आए हैं ना। और जो आएगा भले पहचान से आएगा, वो अगर अच्छा है तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तुम नेपोटिज्म को लेके इतना इश्यू क्यों बना रहे हो? बिकॉज यू आर इनसिक्योर। ये तो अभी वो जग जाहिर हो गया है कि नेपोटिज्म को लेके कोई मतलब नहीं। आप ना, हमारा प्रॉब्लम होता है ना, हम हमेशा ना दूसरों पे डालते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। अरे बाबा उसकी वजह से हुआ तो 3.5 उंगलियां तो मेरी तरफ है, ये कौन देखेगा? तुम भी रिस्पॉन्सिबल। मेरी जिंदगी में एक चीज़ है, जो भी मेरे लाइफ में होता है अच्छा या बुरा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आधा प्रॉब्लम जिंदगी का सॉल्व हो जाएगा। 50% प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व इफ यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज हम लोग 3 चीज़ों से स्लैंडर करते हैं। आई एम गोइंग टू इनटू माय बुद्धिज्म बिकॉज आई एम इनटू बुद्धिज्म। स्लैंडर मतलब पाप जिसे कहते हैं। एक वर्ड्स, एक थॉट्स और एक डीड्स। वर्ड्स शब्द, विचार और आपकी कृति। आप अपने वर्ड्स, शब्द और कृति मैनिपुलेट कर सकते हो, विचार नहीं कर सकते मैनिपुलेट। वो आते रहते हैं और आते रहते तो अपनी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। तो आप विचारों के लेवल पे उसको अगर खंडित कर दो तो चीज़ें आगे आएगी नहीं। ये है सेल्फ पे काम करने का फ़ायदा, जो आप अपने आप को देखते हो। आप नकारात्मकता आपके अंदर आती है एंड यू बिलीव मी, यू स्टार्ट एंजॉइंग योर नेगेटिविटी। आप जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको एंजॉयमेंट होती है, आप उसमें बढ़ते जाते हो। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स ऑलवेज मल्टीप्लाई, पॉजिटिव थॉट्स एड्स, यू नो, क्योंकि 9 + 9 18 और 9 × 9 इज 81। सो नेगेटिव थॉट वैसे बढ़ते जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स द नेगेटिविटी अराउंड यू। एंड इफ देयर इज अ पीस इन योर लैंड, सॉरी, देयर इज अ पीस इन योर माइंड, देयर पीस इन योर लैंड। इसीलिए कभी कभी किसी घर में जाने का आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बंदा घर का जो है या घर के लोग जो है बहुत शांति से हंसी मजाक करने वाले हैं, प्यारे प्यारे बंदे हैं, तो उनके घर में भी तो शांति रहेगी। ये तो मेरे दिमाग में, हमारे इंडिया का देखो ना, दिमाग में शांति है नहीं। इसीलिए तो कुछ प्रांतों में हमेशा कुछ ना कुछ घटता रहता है, क्योंकि दिमाग में शांति नहीं है। हम किसी गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं, अरे वो शहर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बहुत प्यारा शहर है, बेंगलोर इज अ वंडरफुल सिटी। वाई? बिल्डिंग वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, रास्ते वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, लोग वहाँ के अच्छे हैं, लोगों आपके साथ अच्छे बिहेव किया, इसीलिए आपको वो सिटी अच्छी लगती है ना। ये बहुत ना
जितना डीप जाएंगे ना उतनी चीज़ें हैं। नहीं बट सर ये इंटरव्यू एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा डीप हुआ है। आई डोंट नो, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग की हमने बात की, हमने एक्टर्स की बात की, प्रॉब्लम्स की बात की, सॉल्यूशंस की बात की, प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हम्बलनेस की बात की। इट वाज फैंटास्टिक सर। ये सारी चीज़ें एक्टिंग में काम आती है क्योंकि तुम एक दूसरी लाइफ जीने वाले हो। एक 1 डिमेंशनल चीज़ों से लेके 3 डिमेंशनल, जिसको 4 डिमेंशन भी देते हैं, आपको वो किरदार जीना है, दिखाना है, तो ये चीज़ें तो लगेगी ना उसके लिए। यस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ से निकल के उस सेल्फ में जाना है, ना कि उसको मेरे सेल्फ में जाना है। भाई आई वाज टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, बिकॉज शाहरुख खान का क्या होता है, उनका वो इमेज का चक्कर हमारे इंडस्ट्री का है, तो वो अपने अंदर वो चीज़ें लाते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, यू शुड गो अंडर द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर, देन यू विल बिहेव लाइक दैट कैरेक्टर। नाउ द कैरेक्टर इज बिहेविंग लाइक यू ओनली, वो डिफरेंस होना चाहिए ना। और ये सारी चीज़ है ना, एक इंसान को इंसान बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी ने बीच में कहा था कि नॉट नेसेसरी कि आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक्टर अच्छा आर्टिस्ट के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी नहीं है, पर मेरा कहना है कि ज़रूरी है। समबडी सेड कि अच्छा एक्टर है तो अच्छा इंसान हो सकता है, बट इट्स नॉट वाइस वर्सा। सो मेरे लिए है कि आप अच्छा इंसान बनोगे, तब जितना अच्छा इंसान हो उतना अच्छा आप आर्टिस्ट बनोगे, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, जो भी है। क्योंकि आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ चाहिए आपको, वो हमारे पास नहीं होती। हमारे पास ना पेशेंस भी नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। हम लोगों को वैल्यू जजमेंट करके छोड़ देते हैं, ये ऐसा, ये फलाना, ये ढिमकाना है। हम अपने आप को मारते हैं सर, हम लोगों को नहीं मारते। हम अपने सेल्फ को दबाते हैं, अपने सेल्फ को मारते हैं, हम अपने को बौना करते हैं। सर हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज, एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब इससे ज़्यादा और मैसेज क्या होगा कि आई मीन ये सारी जो चीज़ें मैंने की, वो मैंने काफ़ी सालों में अपने पे काम करके की है। ये आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है, अगर ठान लो तो चीज़ें होती है। सिर्फ इतना है ना कि अंडरस्टैंड करो। हमें लगता है कि लोग हमें अंडरस्टैंड करें, मुझे अंडरस्टैंड करें। मुझे कोई चूटी काटे तो मुझे दर्द होता है, मुझे कुछ लगे तो मेरा खून निकलता है। वैसे हम किसी को बोलते भी है ना, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ चीज़ें शब्दों से किसी को वार करते हैं, कभी फिज़िकली अटैक करते हैं, कभी थॉट के हिसाब से हम मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेट मत करो ज़्यादा, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे विजडम इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज हम लोग 2 चीज़ों से सोचते हैं। हम कहते हैं एक मन बोल रहा है, दूसरा मन बोल रहा है। एक हम हार्ट से सोचते हैं और दिमाग से सोचते हैं। हार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गंदी काम करने के लिए नहीं बोलता, वो हमेशा प्योर काम करने के लिए बोलता है, वो हमेशा अच्छाई की बात करता है। दिमाग मैनिपुलेट करता है, दिमाग स्ट्रैटेजी बनाता है। तो जहाँ पे स्ट्रैटेजी वो भी अच्छे के लिए हो, वो स्ट्रैटेजी बनाओ। कृष्ण ने वही कहा है ना कि हमको वही होना चाहिए, कहाँ कहाँ हमको करना चाहिए। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि आज कृष्ण की ज़्यादा ज़रूरत है ना कि राम की, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी कहाँ पे धर्म है, कहाँ पे अधर्म है। आपने देखा होगा कि वो कई कई अधर्म के साइड से भी खड़ा है, फिर उसको पता है कि अगर मैं यहाँ करूँगा तो आगे जाके धर्म चलेगा। तो अच्छी चीज़ों के लिए अगर तुम चीज़ें मैनिपुलेट करते हो, अच्छी चीज़ों के लिए, तो विच इज़ गुड, बट ट्राई टू लिसन टू योर हार्ट। अगर आप हार्ट का सुनने रहोगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा इंसान भी इंसान ही है यार, आपके जैसा नहीं होगा कोई, पर उसको भी तो भावनाएं हैं, सब है। तो रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलेगा, ये तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं भी देता है ना, उसके लिए बोलो थैंक यू सो मच, प्रे फॉर हिज हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम आउटसाइड, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द विद इन। वो तुम्हारे अंदर ही, कृष्ण ने जो विश्व रूप दर्शन दिखाया था उसका मतलब ये था कि सारी दुनिया हमारे अंदर है। हम दुनिया को बाहर का, तुझे कहा ढूंढे रे बंदे, तू तो जो कबीर का दोहा है कि हम बाहर ढूंढते रहते हैं, अंदर सब कुछ है। तो थोड़ा इंटरनलाइज करके देखिए, बहुत चीज़ें हैं। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। वो तो हमारी इंडस्ट्री में पेशेंस तो चाहिए चाहिए, और फेथ चाहिए। हैव अ फेथ इन योर सेल्फ विद द विजडम। थैंक यू सो मच सर।